एपिसोड 41 टू 50। 41 अध्याय 41 एक आदमी की ईर्ष्या। 41 अध्याय 41 एक आदमी की ईर्ष्या। लाइन के दूसरे छोर पर एडम विलो की बहन अमेलिया विलो थी। वह राजधानी में हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में थी। मिडिल स्कूल के समय से ही एमिली पाकर अक्सर अमेलिया को ट्यूशन पढ़ाती थी और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा था। तुम्हारे भाई और एमिली के बीच झगड़ा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वह अब तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएगी। इस बारे में बात करते हुए ग्रेस विलो अभी भी थोड़ा व्यथित महसूस करती हैं। शिक्षा का स्तर थोड़ा कम होने, आय कम होने और नाजायज संतान होने के अलावा एमिली अन्य पहलुओं में भी काफी अच्छी थी। ये कैसे हो सकता? मैं अगले वर्ष कॉलेज प्रवेश परीक्षा दूंगी और मेरी योजना राजधानी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की है। माँ, क्या आप हमेशा से नहीं चाहती थी कि मैं शीर्ष स्कोरर बनूं और आपका नाम रोशन करूं? अमेलिया ने फोन के दूसरे छोर से शिकायत की। आपके ग्रेड हमेशा आपके स्कूल में सबसे अच्छे रहे हैं। आपका दिमाग बहुत तेज है और आप पढ़ाई में भी अव्वल हैं। इसका एमिली से क्या संबंध है? वह भी कॉलेज से स्नातक हुई है। पढ़ाई में आपके भाई जितनी अच्छी नहीं है। उसे ट्यूटर देने से आप पहले से ही उसका चेहरा दे रहे थे। आप अपने भाई को ट्यूशन क्यों नहीं देते? वह निश्चित रूप से एमिली से बेहतर होगा। ग्रेस विलो एमिली को नीची नजर से देखती थी और इसका एक कारण यह था कि एमिली अभी अभी कॉलेज से स्नातक हुई थी। यद्यपि बाद में उन्होंने वयस्क शिक्षा के माध्यम से स्नातक की डिग्री हासिल की, लेकिन कैपिटल मेडिकल कॉलेज में अपने बेटे की नियमित स्नातक पढ़ाई की तुलना में एमिली बहुत पीछे थी। मेरा भाई आमतौर पर काम में, मरीजों को देखने में और पेपर लिखने में बहुत व्यस्त रहता है। उसके पास मुझे पढ़ाने का समय कैसे होगा? आप मेरे लिए एक ट्यूटर क्यों नहीं रखते? यद्यपि एमिली ने अभी अभी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, फिर भी उसके हाई स्कूल के अंक मेरे भाई के लगभग बराबर थे। ऐसा लग रहा था कि प्रवेश परीक्षा के दौरान हुई एक अप्रत्याशित घटना के कारण ही वह कॉलेज में पहुंच पाए। एमिली की ट्यूशन सरल और समझने में आसान थी, यहाँ तक कि उनके स्कूल के शीर्ष स्तर के शिक्षकों से भी बेहतर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेनी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि हाल ही में उसके ग्रेड 10वें स्थान पर आ गए थे क्योंकि एमिली उसे ट्यूशन नहीं दे रही थी। एक ट्यूटर को काम पर रखना, क्या आपको पता है कि इसकी लागत कितनी होगी? बच्चे, तुम्हारे परिवार ने अभी कुछ समय पहले ही एक घर खरीदा है। आपके भाई को हर महीने ऋण चुकाना पड़ता है। आपको थोड़ी बचत करनी चाहिए। ग्रेस विलो उस पैसे को खर्च करने में अनिच्छुक थी। उनकी राय में उनकी बेटी के अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता थी। क्या मैं सोफी पाकर से आपको ट्यूशन देने के लिए कह सकता हूँ? सोफी एमिली की बहन है। उसने अभी अभी आपके भाई के साथ डेटिंग शुरू की है और मैंने सुना है कि वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रा है। वह कॉलेज ग्रेजुएट एमिली से कहीं बेहतर होगी। ये सुनकर अमेलिया प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गई। इसके बाद ग्रेस विलो ने सोफी पाका को फोन किया। ये सुनकर कि अमेलिया उसे ट्यूशन के लिए मदद मांग रही है, सोफी ने बिना कुछ सोचे सहमति दे दी। एडम विलो के अलावा एमिली की नोटबुक में विलो परिवार के बारे में भी जानकारी थी। अमेलिया एक अच्छी छात्रा थी और बहुत विनम्र थी। सोफी को इतना सीधा साधा देखकर ग्रेस विलो को बहुत अच्छा लगा। छोटी सोफी, एक और बात है। पिछली बार आपने मेरे लिए जो स्वास्थ्य पूरक खरीदे थे वे मैंने खत्म कर दिए। क्या आप मेरे लिए कुछ और ला सकते हैं? सोफी तुरंत सहमत हो गई। ग्रेस विलो ने हंसते हुए फोन रख दिया, ये सोचकर कि सोफी सचमुच बहुत उदार है। लेकिन एमिली के बारे में सोचकर ही ग्रेस विलो कुछ अप्रसन्न हो गई, इसलिए उसने एमिली को डांटने के लिए एडम विलो को बुलाया। एडम, एमिली तो बहुत कृतघ्न है। वह भूल गई है कि कैसे वर्षों से पाका परिवार ने उसे नजरअंदाज किया था और छुट्टियों के दौरान ये हमारा विलो परिवार था जो उसे भोजन के लिए आमंत्रित करता था। हर साल मैं उसे नए साल का पैसा देता था और उसके 18वें जन्मदिन पर मैंने उसे एक सोने का कंगन भी दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। याद रखना कि वह पैसा और कंगन वापस ले लेना। फोन के दूसरी ओर अपनी माँ की बातें सुनकर एडम विलो की भौहें तन गईं। उसने एक हाथ से अपना पेट दबाया जिससे बार बार दर्द हो रहा था। हाल ही में वह बाहर से मंगाया हुआ और कैफेटेरिया का खाना खा रहे थे, काम में व्यस्त थे और उनकी गैस्ट्रिक समस्याएं बार बार उभरने लगी थीं। उसने एमिली के बारे में सोचा। इससे पहले जब भी उसका गैस्ट्राइटिस बढ़ जाता था, एमिली उसके लिए कद्दू बाजरा का दलिया बनाती थी और एक पारिवारिक मालिश तकनीक का उपयोग करती थी जिससे सिर्फ स्पर्श से ही दर्द कम हो जाता था। पेट दर्द से परेशान एडम विलो ने एमिली को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब से एमिली पाकर परिवार के घर से बाहर चली गई, एडम ने उसे फोन किया, लेकिन उसने न तो फोन उठाया और न ही उसका फोन वापस किया। एडम के पास अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एमिली का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद एमिली काम से बाहर आई। सुबह में श्रीमती पाकर ने एमिली को फोन करके उसे उस रात कार्लोस के साथ क्लाउड लेक विला में डिनर के लिए चलने के लिए कहा था। ग्रेस विलो की तुलना में एमिली की श्रीमती के बारे में कहीं बेहतर धारणा थी। कार्टर। श्रीमती कार्टर शिक्षित, समझदार थीं और उन्होंने कभी भी एक मांग करने वाली सास की तरह व्यवहार नहीं किया। यदि कोई असहमति होती तो वह बस पैसे हस्तांतरित कर देती तथा आदर्श सास का रूप धारण कर लेती, जिसका सपना कई महिलाएं देखती हैं। जैसे ही वह अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंची, ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि कोई उसका रास्ता रोक रहा है। एमिली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एडम विलो की भौहें तन गईं, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह किसी परित्यक्त पिल्ले जैसा लग रहा था। अतीत में जब भी वह ऐसा कहता था, एमिली चाहे कितनी भी नाराज क्यों न हो, वह तुरंत उसे छोड़ देती थी। उसे एमिली के कद्दू बाजरा दलिया का स्वाद सचमुच याद आ रहा था। एडम विलो, आप स्वयं एक डॉक्टर हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो तो दवा ले लीजिए। एमिली ने देखा कि एक परिचित काली बेंटले कार पास में रुकी। उसका दिल धड़क उठा। वह यहाँ क्यों था? कार की खिड़की से भी एमिली को महसूस हो रहा था कि कोई उसकी ओर ध्यान से देख रहा है। कार्लोस कार में बैठ गया।
उस दिन सुबह श्रीमती कार्टर ने उसे फोन करके एमिली को रात्रि भोजन पर लाने का आग्रह किया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ही वह एमिली को डॉक्टर विलो के साथ रसाक्षी करते हुए देख लेगा। क्या एमिली ने अभी तक उसे सब कुछ स्पष्ट नहीं किया था, या फिर वह अभी भी एडम विलो से उबर नहीं पाई थी? एमिली और उसके बीच बात कितनी आगे बढ़ चुकी थी। गले लगना, हाथ पकड़े या चुंबन। कार्लोस जितना अधिक सोचता, उसका चेहरा उतना ही अधिक काला होता जाता। यात्री सीट पर बैठे ओलिवर रॉस को अचानक महसूस हुआ कि बेंटले के अंदर का तापमान थोड़ा कम हो गया है। एमिली, हम अभी भी दोस्त हैं, है ना? हमारे बीच के मुद्दों में मेरी माँ और बहन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वे दोनों आपको सचमुच पसंद करते हैं और आपके साथ परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। वर्षों से छुट्टियों के दौरान मेरी माँ हमेशा आपको नए साल के पैसे और उपहार भेजती थी। मेरी बहन ने हमेशा तुम पर एक बड़ी बहन की तरह भरोसा किया है। यदि एडम ने यह बात नहीं कही होती तो एमिली को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके शब्दों से उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव आ गया। एडम विलो, मेरा अंतिम नाम पाकर है और आपका विलो है। हम एक परिवार कैसे हो सकते हैं? चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, मैं पाकर परिवार के समान श्रेणी में नहीं हूँ। परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए। चूंकि आपने नए साल के पैसे और उपहारों का जिक्र किया है, तो चलिए इसका हिसाब किताब निपटा लें। एमिली ने अपने फोन पर अकाउंटिंग ऐप खोलकर एडम विलो को देते हुए कहा, यह उन पैसों का रिकॉर्ड है जो मैंने वर्षों से आप और आपके परिवार पर खर्च किया है। चलो, नए साल के पैसे और तुम्हारी माँ ने मुझे जो उपहार दिए थे उनका भी हिसाब कर लेते हैं। एमिली ने एडम विलो के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचने का फैसला कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ सुलझाना चाहती थी। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वह विलो परिवार पर एक पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एडम विलो ने फोन की ओर देखा। 42 अध्याय 42 क्लाउड लेक विला की भावी मालकिन 42 अध्याय 42 क्लाउड लेक विला की भावी मालकिन हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद से जब से एमिली पाकर ने काम करना शुरू किया, उसने वास्तव में विलो परिवार के लिए सैकड़ों हजारों खर्च किए। इसमें ग्रेस विलो की दवा के लिए पैसे, एमिली द्वारा छुट्टियों के दौरान ग्रेस विलो को बुजुर्गों के लिए दिए गए लाल लिफाफे और ग्रेस विलो के कुछ सौंदर्य प्रसाधन शामिल थे। फिर उसकी छोटी बहन एमेलिया विलो के लिए कंप्यूटर खरीदने से लेकर जेब खर्च और कपड़े खरीदने तक सभी तरह के खर्चे थे। यहाँ तक कि जब एडम विलो के पास घर और मरम्मत के लिए अग्रिम भुगतान के लिए पैसे की कमी थी, तब ग्रेस विलो ने एडम को बताए बिना एमिली से गुप्त रूप से 1 लाख युआन उधार ले लिए। ये ऋण कभी वापस नहीं किया गया। तुम्हारी माँ मुझे हर साल नए साल के पैसे के रूप में जो 200 युआन देती थी, वह कुल 7 वर्षों में 1400 होता है। और मेरे 18वें जन्मदिन पर उसने मुझे जो सोने का हार दिया था, वह सोने से मढ़ा हुआ था और उसकी कीमत 200 थी। बस इन सब की भरपाई कर दो, कुल मिलाकर 1600। मैं विलो परिवार का जरा भी फायदा नहीं उठाऊंगा। एडम विलो ने नोटबुक को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां दबाव के कारण थोड़ी पीली पड़ गईं। उसकी मां ने एमिली को जो हार दिया था वह वास्तव में सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब से एमिली को ये ब्रेसलेट मिला, वह इसे बहुत पसंद करने लगी और इसे अपनी कलाई पर पहनने लगी। यह अभी हाल ही की बात है, उसने अभी भी इसे उसकी कलाई पर देखा। उसने इसे कब उतार दिया? ऐसा लगता है जैसे यह वैलेंटाइन डे के बाद की बात है। इसके अलावा एमिली को इतना पैसा कहाँ से मिला? यहाँ तक कि उसने अंशकालिक काम करके अपनी कॉलेज की फीस भी जुटाई। एमिली, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ तुमसे पैसे उधार लेती है। शुरू में तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और तुम्हें रोजमर्रा की बातों में परेशान न करने को कहा था, इसीलिए मैंने कभी तुमसे इसका जिक्र नहीं किया। एमिली को अपने अतीत पर दुख हुआ। एक समय तो उसे लगा कि विलो परिवार उसके साथ सचमुच परिवार जैसा व्यवहार करता है। जब तक एडम विलो के साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ, तब तक उसे विलो का असली रंग नहीं दिखा। एडम विलो ने उसे एक बैकअप के रूप में माना, विलो परिवार ने उसे एक नकदी गाय की तरह माना। ऑनलाइन अक्सर यह कहा जाता है कि सास बहू के रिश्ते जटिल होते हैं, लेकिन अगर एमिली श्रीमती से नहीं मिली होती, कार्टर ने सचमुच सोचा होगा कि सभी सासें ऐसी ही होती हैं जो अपनी भावी बहुओं को इतना कष्ट देती हैं। बही खाते में हर चीज का लेन देन रिकॉर्ड होता है। 98.6% सटीकता के साथ पेटीएम शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं बैंक जाकर खाता विवरण निकाल सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं पैसे का प्रबंधन करने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी एक घर खरीदा है। एडम विलो ने अपना सिर झुका लिया और उसे लगा कि उसके पेट में और भी अधिक दर्द हो रहा है और उसके साथ ही उसका दिल भी दुख रहा है। उसे यह पसंद नहीं आया कि एमिली एक स्पष्ट रेखा खींचना चाहती थी और उसके साथ फिर कभी कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। क्या उसके और एमिली के बीच ये बात इतनी स्पष्ट होनी चाहिए? एमिली, क्या तुम कुछ साल तक मेरा इंतजार कर सकती हो, जब तक कि मैं... एडम विलो कहना चाहता था कि उसके लिए कुछ और साल प्रतीक्षा करो, जब तक वह स्वयं सक्षम न हो जाए, तब वह उसका सारा कर्ज चुका देगा, वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन एमिली सहमत नहीं हुई और जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने केवल खाली हवा थी। एमिली पहले ही जा चुकी थी। एमिली पहले ही बेंटले में सवार हो चुकी थी। कार्लोस उदास चेहरे के साथ वहां बैठा था। अनजान लोगों को लग सकता था कि एमिली पर उसका 10 लाख या 8 लाख का कर्ज है। कार्लोस। जैसे ही एमिली ने बोलना शुरू किया, कार्लोस का चेहरा काला पड़ गया और उसने उसे घूर कर देखा। उसी समय कार्लोस का फोन बज उठा। उसने उस पर नजर डाली। ये रेनी वाइट का एक वीचैट संदेश था। वहां रेनी वाइट की कई तस्वीरें थीं। उसने नए कपड़े पहने हुए थे जो उसने पिछली रात ही खरीदे थे और जो जवानी से भरपूर थे। कार्लोस ने तस्वीरों को देखा। उसके दिमाग में एमिली और एडम विलो की छवि घूम गई, जो एक दूसरे के करीब झुके हुए थे और बड़े आत्मीयता से फोन को देख रहे थे। वह एडम विलो को क्या दिखा रही थी? उसकी फोटो देखो। ये सोचकर कार्लोस ने जानबूझकर रेनी वाइट को फिर से डायल किया और ऊंची आवाज में बोला,
ये पोशाक तुम पर बहुत जंच रही है, अगली बार जब हम मिले तो इसे पहनना। एमिली पाकर, जो उसके पास बैठकर सुन रही थी, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा। वह लगभग भूल ही गई थी कि कार्लोस के साथ उसकी शादी केवल सुविधा की शादी थी। कार्लोस के दिल में कोई और था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कार्लोस ने जब कॉल समाप्त की तो उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि एमिली पाकर खिड़की से बाहर देख रही थी और जाने में हिचकिचा रही थी। डॉक्टर विलो अभी भी वहीं खड़ा था। कार्लोस की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। कार के अंदर सन्नाटा जानलेवा था। आगे की सीट पर बैठे ओलिवर रॉस चिंता से पसीने से तरबतर हो रहे थे। उसी समय शाम को क्लाउड लेक विला के बाहर सोफी पाकर और श्रीमती पाकर अभी अभी अपनी कार से उतरे थे। वह शहर के राजदूत के चयन में भाग ले रही थी और उसने सुना कि कार्टर क्लान प्रतियोगिता का सबसे बड़ा प्रायोजक था। कहा जाता है कि उनके पिता श्रीमती से परिचित थे। कार्टर से मुलाकात की और उनका इरादा श्रीमती कार्टर से मिलने का था। कार्टर तो श्रीमती कार्टर। कार्टर ने उसके लिए अच्छी बातें कहीं। इस मदद से राजदूत चयन में उनका शीर्ष पर आना निश्चित था। माँ और बेटी ने इसके बारे में पूछताछ की थी। श्रीमती कार्टर शहर के बाहरी इलाके में क्लाउड लेक विला में रहते थे। जैसे ही माँ और बेटी क्लाउड लेक विला के गेट पर पहुंची, श्रीमती पाकर उनके सामने स्थित भव्य भवन को देखकर दंग रह गया। ये क्लाउड लेक विला है। ये सचमुच शानदार है। छोटी सोफी, तुमने एमिली को यंग मास्टर कार्टर के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों जाने दिया? इतना बढ़िया भावी दामाद और यह बर्बाद हो गया। हो सकता है कि वह एमिली को पसंद न करे, लेकिन हो सकता है कि वह तुम्हें पसंद करे। श्रीमती पाकर ने ईर्ष्या से कहा। आकर्षक राजधानी में स्थित इस विला की कीमत कम से कम कुछ अरब डॉलर होगी। उसने बहुत समय से सुना था कि कार्टर परिवार धनी है, लेकिन उसने इस स्तर की संपत्ति की उम्मीद नहीं की थी। AI एनालिसिस ऑफ IRFC शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। अगर सोने से पहले एक चम्मच पिए तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। कार्टर परिवार का एक बाल भी कट जाए तो भी वह पाकर परिवार की कमर से अधिक मोटा रहेगा। माँ, मुझे केवल एडम विलो पसंद है। भविष्य में कृपया मेरे सामने कार्लोस का जिक्र करना बंद कर दीजिएगा। सोफी पाकर ने क्लाउड लेक विला की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच की झलक दिख रही थी। बहुत समय नहीं बीता था कि वह क्लाउड लेक विला की मालकिन बन गई। अपने सपनों में, यद्यपि उसने कार्लोस से विवाह कर लिया था, वह कभी क्लाउड लेक विला में नहीं रही। इसके बजाय एमिली ने एडम विलो से विवाह किया, और जब एडम विलो ने अपने पूर्वजों को पहचान लिया और परिवार में वापस आ गया तो श्रीमती विलो ने उससे विवाह कर लिया। कार्टर का निधन हो गया और एमिली क्लाउड लेक विला में रहने लगी। इस बार वह निश्चित रूप से एमिली से नहीं हारेगी। वह क्लाउड लेक विला की भावी मालकिन थी। इस विचार के साथ सोफी पाकर अपनी पीठ सीधी करने से खुद को रोक नहीं सकी। क्लाउड लेक विला के अंदर श्रीमती कार्टर पूछ रहे थे कि आज रात के पारिवारिक भोज की तैयारियां कैसी चल रही हैं, जिसमें वे व्यंजन भी शामिल हैं जिन्हें एमिली ने पिछली बार अधिक खाया था। श्रीमती कार्टर पूछ रहे थे कि आज रात के पारिवारिक भोज की तैयारियां कैसी चल रही हैं, जिसमें वे व्यंजन भी शामिल हैं जिन्हें एमिली ने पिछली बार अधिक खाया था। कार्टर ने रसोई घर से उन्हें तैयार करने को कहा था। बटलर ये खबर देने आया कि पाकर माँ और बेटी मिलने आई हैं। कौन सा पाकर परिवार? श्रीमती कार्टर ने याद करते हुए बताया कि राजधानी में पाकर उपनाम वाला कोई भी उल्लेखनीय परिवार नहीं था। जहां तक फादर पाकर का प्रश्न है, श्रीमती कार्टर वास्तव में उनसे परिचित नहीं थे। पाकर परिवार में उसकी रुचि एक पुराने मित्र के कारण थी। जब तक बटलर ने उन्हें याद नहीं दिलाया कि वे युवा मैडम की माँ और बहन हैं, तब तक श्रीमती को इस बात का एहसास नहीं हुआ। कार्टर को अचानक एहसास हुआ। पिछले कुछ वर्षों में श्रीमती कार्टर अधिकतर समय अर्ध सेवानिवृत्त अवस्था में घर पर ही आराम करती थी, और जब मेहमान उनसे मिलने आते थे तो वह आमतौर पर उनसे मिलने से मना कर देती थी। लेकिन ये सोचकर कि वे एमिली के परिवार के सदस्य हैं, तथा यह विचार करते हुए कि एमिली संयोग से रात्रि भोज के लिए आई हुई है, श्रीमती ने कहा, मुझे लगता है कि वे एमिली के परिवार के सदस्य हैं। कार्टर ने अपना सिर हिलाया। ससुराल वाले आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है, हमने अभी तक पाकर परिवार को सगाई का उपहार नहीं भेजा है। सगाई के उपहारों की सूची निकालो, मैं बाद में सास से इस पर चर्चा करूंगी। श्रीमती कार्टर ने बटलर को फिर याद दिलाया। आज उन्होंने एमिली को बच्चों की शादी की योजना पर चर्चा करने और दोनों पक्षों के माता पिता के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए बुलाया था। इस समय एमिली और कार्लोस की कार भी क्लाउड लेक विला के गेट से होकर आ चुकी थी। 43 अध्याय 43 पत्नी पाने के लिए दादा ससुर की मदद लेना। 43 अध्याय 43 पत्नी पाने के लिए दादा ससुर की मदद लेना। एमिली पाकर और कार्लोस कार्टर एक साथ कार से बाहर निकले। दोनों एक दूसरे को अनदेखा कर रहे थे। कार्लोस आगे बढ़ा। लंबे कद और लंबी टांगों वाले इस व्यक्ति ने कुछ ही कदमों में बहुत सी दूरी तय कर ली। एमिली भी उसके पीछे गई और जल्द ही उस आदमी को अपनी नजरों से ओझल हो गई। उसका दिल भी असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता सकी। वह कोई तुच्छ महिला नहीं थी। जब वह एडम विलो के साथ थी तो उसने कभी झगड़ा नहीं किया। फिर भी किसी कारण से कार्लोस से मिलने के बाद से वह अक्सर खुद को चिंतित पाती थी। ऐसा गर्भावस्था के कारण हो रहा होगा। हार्मोन मेरे मूड को प्रभावित कर रहे होंगे। एमिली ने अपने सपाट पेट को छुआ और खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। अपनी आंख के कोने से उसने विला के प्रवेश द्वार पर दो परिचित आकृतियों की झलक देखी। सोफी पाकर और श्रीमती पाकर। वे यहाँ क्या कर रहे थे? एमिली का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। क्या उन्हें कार्लोस के साथ उसके गुप्त विवाह के बारे में पता चल गया होगा? एमिली की शादी के बारे में जानने वाली एकमात्र व्यक्ति एवलिन हैंसन थी, और श्रीमती को जानना भी एक बड़ी बात थी। पाकर के लाभ लोलुप स्वभाव के कारण यदि उसे इस विवाह के बारे में पता चला तो वह कार्टर परिवार से भारी दहेज की मांग करेगी। वह बच्चे के लिए दहेज बचाना चाहती थी, जो पाकर परिवार के लिए अप्रासंगिक था।
आगे चल रहे कार्लोस को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एमिली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। महिलाएं बहुत परेशानी वाली होती हैं, हमेशा अपने पैर खींचती रहती हैं। कार्लोस बेपरवाह भाव से अपने हाथ जेब में डाले खड़ा था और एमिली के आने का इंतजार कर रहा था। क्लाउड लेक विला बहुत बड़ा था और एमिली वहां कई बार नहीं गई थी, वह शायद रात तक अकेले ही भटकती रहती। कार्लोस ने अपना फोन निकाला और ओल्ड कार्टर को एक संदेश भेजा। कार डिजाइन आरेखों के बारे में उनकी बातचीत के बाद से कार्लोस ने ब्लू स्काई के साथ अधिक बार और विभिन्न विषयों पर बातचीत करना शुरू कर दिया था। सामान्य बातचीत के अलावा वे अन्य विषयों पर भी बात करते थे। कार्लोस, यदि मेरी पत्नी अपने पूर्व पति से उबर नहीं पा रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? पुराने मास्टर ने तुरंत उसके संदेश का उत्तर दिया। ब्लू स्काई, सबसे अच्छा पूर्व प्रेमी वह है जो आपके लिए मर चुका है। 43 अध्याय 43 पत्नी पाने के लिए दादा ससुर की मदद लेना। 43 अध्याय 43 पत्नी पाने के लिए दादा ससुर की मदद लेना। एमिली पाकर और कार्लोस कार्टर एक साथ कार से बाहर निकले, दोनों एक दूसरे को अनदेखा कर रहे थे। कार्लोस आगे बढ़ा। लंबे कद और लंबी टांगों वाले इस व्यक्ति ने कुछ ही कदमों में बहुत सी दूरी तय कर ली। एमिली भी उसके पीछे गई और जल्द ही उस आदमी को अपनी नजरों से ओझल हो गई। उसका दिल भी असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता सकी। वह कोई तुच्छ महिला नहीं थी। जब वह एडम विलो के साथ थी तो उसने कभी झगड़ा नहीं किया। फिर भी किसी कारण से कार्लोस से मिलने के बाद से वह अक्सर खुद को चिंतित पाती थी। ऐसा गर्भावस्था के कारण हो रहा होगा, हार्मोन मेरे मूड को प्रभावित कर रहे होंगे। एमिली ने अपने सपाट पेट को छुआ और खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। अपनी आंख के कोने से उसने विला के प्रवेश द्वार पर दो परिचित आकृतियों की झलक देखी, सोफी पाकर और श्रीमती पाकर। वे यहाँ क्या कर रहे थे? एमिली का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। क्या उन्हें कार्लोस के साथ उसके गुप्त विवाह के बारे में पता चल गया होगा? एमिली की शादी के बारे में जानने वाली एकमात्र व्यक्ति एवलिन हैंसन थी और श्रीमती को जानना भी एक बड़ी बात थी। पाकर के लाभ लोलुप स्वभाव के कारण यदि उसे इस विवाह के बारे में पता चला तो वह कार्टर परिवार से भारी दहेज की मांग करेगी। वह बच्चे के लिए दहेज बचाना चाहती थी, जो पाकर परिवार के लिए अप्रासंगिक था। आगे चल रहे कार्लोस को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एमिली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। महिलाएं बहुत परेशानी वाली होती हैं, हमेशा अपने पैर खींचती रहती हैं। कार्लोस बेपरवाह भाव से अपने हाथ जेब में डाले खड़ा था और एमिली के आने का इंतजार कर रहा था। क्लाउड लेक विला बहुत बड़ा था और एमिली वहां कई बार नहीं गई थी, वह शायद रात तक अकेले ही भटकती रहती। कार्लोस ने अपना फोन निकाला और ओल्ड कार्टर को एक संदेश भेजा। कार डिजाइन आरेखों के बारे में उनकी बातचीत के बाद से कार्लोस ने ब्लू स्काई के साथ अधिक बार और विभिन्न विषयों पर बातचीत करना शुरू कर दिया था। सामान्य बातचीत के अलावा वे अन्य विषयों पर भी बात करते थे। कार्लोस, यदि मेरी पत्नी अपने पूर्व पति से उबर नहीं पा रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? पुराने मास्टर ने तुरंत उसके संदेश का उत्तर दिया। ब्लू स्काई, सबसे अच्छा पूर्व प्रेमी वह है जो आपके लिए मर चुका है। इन्फोसिस के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। पीपी स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कार्लोस, क्या आप कह रहे हैं कि उसे उसके पूर्व प्रेमी को मार देना चाहिए? नीला आकाश, अब तुम जवान नहीं रहे, अपना गुस्सा शांत करो। किसी को पिछले रिश्ते से आगे बढ़ने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक नया रिश्ता शुरू किया जाए और अपने पूर्व साथी से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यसनी डिटॉक्स से गुजर रहा हो। कार्लोस, चलो इसे छोड़ो। एमिली के पास आते ही कार्लोस ने अपना फोन रख दिया। एमिली ने अभी अभी टाइम संदेश भेजना समाप्त किया था। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा मालिक अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ओल्ड मास्टर काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे तथा सुनी सुनाई बातों के अनुसार केवल उनका विदेशी पोता ही उनसे मिलने आया था। उनकी पत्नी कभी नहीं आई, जो जाहिर तौर पर किसी झगड़े के कारण हुआ था। बूढ़े मास्टर को अब भी जलन होती है, बहुत प्यारे हैं। एमिली हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कार्लोस ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और नाराज हो गया। जब वह परेशान था तो वह खुश क्यों थी? लेकिन बूढ़े दादा के शब्दों को याद करते हुए कार्लोस ने नाक बांध सिकुड़ी। पूर्व प्रेमी को देखकर खुश हो। एमिली चौंक गई। कार्लोस के शब्द इतने कड़वे क्यों लग रहे थे? उसका क्या बॉयफ्रेंड था? एमिली झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विषय बदल दिया। मैंने अभी श्रीमती को देखा। पाकर और सोफी पाकर। कार्लोस को अभी भी कुछ बातें स्पष्ट करनी थी। कौन है वे? श्रीमती पाकर मेरी दत्तक मां है और सोफी पाकर मेरी सौतेली बहन है। मूल रूप से वह आपके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, लेकिन वह बीमार पड़ गई, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। कार्लोस को सोफी पाकर नाम कुछ याद था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन्होंने कल रात मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर में निगरानी फुटेज में देखी गई घमंडी महिला को याद किया। वह सोफी पाकर थी, बहन की, और उसने एमिली पाकर का प्यार चुरा लिया। क्या यह महज एक नाटकीय उपन्यास का कथानक नहीं है? कार्लोस ने एमिली की ओर देखा। क्या एडम विलो सचमुच इतने महान हैं? उसने पहले ही उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, फिर भी वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। तुम मुझे क्यों भूल रहे हो? कार्लोस के विचार में एमिली और सोफी पाकर एक ही स्तर पर नहीं है। केवल एडम विलो जैसा अंधा आदमी ही एमिली की बजाय सोफी को चुनेगा। यदि आप उन्हें नहीं देखना चाहते तो मैं उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ। कार्लोस ने क्लाउड लेक विला में रखे गए कई बड़े कुत्तों के बारे में सोचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें पसंद करता हूं या नहीं। एक बार जब मैंने पाकर परिवार को छोड़ दिया तो उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। मैं बस श्रीमती को प्रभावित नहीं करना चाहता। कार्टर का मूड। एमिली का स्वर अलगाव से भरा था। शटल बस पहले ही आ चुकी है। कार्लोस और एमिली दोनों शटल बस में चढ़ गए। कार्लोस एमिली को क्लाउड लेक विला ले गया, लेकिन इस बार वह उसे सीधे श्रीमती के पास नहीं ले गया।
काटा वह एक नक्काशीदार दरवाजे से गुजरकर एक छोटे से हॉल में दाखिल हुआ। क्लाउड लेक विला के बैंक्वेट हॉल के चारों ओर अलग अलग सजावट शैलियों वाले 4 साइड हॉल थे। कार्लोस और एमिली जिस छोटे हॉल में गए वह पारंपरिक चीनी शैली का था। कार्लोस उसके साथ लैंडस्केप स्क्रीन के पास बैठ गया। स्क्रीन पर 2 तरफा कढ़ाई थी। जिस तरफ एमिली बैठी थी वहां पर स्प्रिंग रिवर फ्लावर मून पिक्चर थी और दूसरी तरफ मुख्य हॉल की ओर नदियों और पहाड़ों की शानदार टेपेस्ट्री थी। एमिली जहां बैठी थी वहां से वह हॉल में देख सकती थी और वहां से आवाजें सुन सकती थी। हालांकि मुख्य हॉल में मौजूद लोगों को यह नहीं पता था कि साइड हॉल की स्क्रीन के पीछे कोई बैठा है। पब फ्यूचर विज्ञापन। थोड़ी देर बाद बटलर पाका माँ और बेटी को अंदर ले गया। देवियो, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हमारी श्रीमती कार्टर शीघ्र ही यहाँ आएंगे, ये बटलर बोल रहा था। श्रीमती पाका और सोफी पाकर दोनों क्लाउड लेक विला के सुंदर दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर अंदर चले गए। बाहर से क्लाउड लेक विला पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ था और इसका वातावरण शांत था। प्रवेश करने के बाद विला की मुख्य इमारत को देखने के लिए उन्हें शटल की सवारी से ही आधे घंटे से अधिक का समय लग गया। जिस हॉल में वे खड़े थे उसका आकार 200 वर्ग मीटर से भी अधिक था, जो इतना बड़ा था कि उसमें 100 लोग बिना भीड़भाड़ के बैठ सकते थे। उनके पैरों के नीचे अविश्वसनीय रूप से महंगा शुद्ध ऊन का कालीन बिछा हुआ था और उनके आसपास का सारा फर्नीचर मूल्यवान वाली लकड़ी से बना था। बड़े हॉल के केंद्र में एक प्राकृतिक क्रिस्टल का झूमर चमक रहा था जो किसी महल में होने का भ्रम पैदा कर रहा था। माँ, जब मैं अंदर गया तो मुझे लगा कि मैंने एमिली को देख लिया। सोफी ने एक काले रंग की बेंटले कार को क्लाउड लेक विला में आते देखा। क्योंकि यह एक लग्जरी कार थी, उसने गौर से देखा और उसे याद आया कि यह कार्लोस की कार थी। लेकिन कार के बाहर से उसने देखा कि अंदर एक महिला बैठी है। वह इस बात को लेकर अनिश्चित थी क्योंकि कार्लोस की कार में उसके परिवार के अलावा किसी अन्य महिला को बैठने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उनका पहला प्यार रेनी वाइट कभी भी उनकी निजी कार में नहीं बैठी थी। फिर भी उस महिला का बाहरी रूप कुछ एमिली जैसा ही लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? एमिली ऐसी लग्जरी कार के लायक नहीं है। वह इतनी गरीब है कि वह सेकंड हैंड वाहन भी नहीं खरीद सकती। इसके अलावा क्या आपने यह नहीं कहा था कि एमिली केवल यंग मास्टर कार्टर की सचिव से चिपकी हुई थी? युवा मास्टर कार्टर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। श्रीमती पाकर पूरी तरह से खारिज कर दिया था। सोफी को कुछ राहत महसूस हुई। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एमिली को पीपुल्स हॉस्पिटल में एक पुरुष स्वयंसेवक से एक टेक्स्ट संदेश मिला जिसे वह जानती थी। संदेश देखकर सोफी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। माँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अंदाजा लगाए, एमिली को जरा भी शर्म नहीं है। वह न सिर्फ ब्रदर एडम के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रही है बल्कि वह शहर की छवि राजदूत के चयन के लिए भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। सोफी ने अभी अभी संदेश देखा था। पीपुल्स हॉस्पिटल ने इस वर्ष के सिटी इमेज एम्बेसडर चयन में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिली को चुना था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस कंगाल एमिली ने कल रात उस पोशाक के लिए उससे अधिक बोली लगाने का दुस्साहस किया। 45 अध्याय 45 सुरक्षात्मक सास और पति 45 अध्याय 45 सुरक्षात्मक सास और पति। कार्लोस ने यह कहकर नौकर द्वारा दी गई चाय को सहजता से पी लिया। श्रीमती कार्टर कुछ हद तक हैरान रह गए। उसका बेटा वास्तव में इतना विनम्र था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष उसकी सास और साली थी? दोनों श्रीमती पाका और सोफी स्पष्ट रूप से खुश थे। यदि सोफी ने अपने सपने में कार्लोस की निर्दयता नहीं देखी होती तो वह सचमुच सोचती कि उसके सामने खड़ा कार्लोस कोई और था। सपने में कार्लोस ने पाका परिवार के सदस्यों के प्रति कभी भी दया का भाव नहीं दिखाया। युवा मास्टर कार्टर बहुत विनम्र हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से चाय परोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमती पाका मुस्कुराया और चाय लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही चाय का कप श्रीमती के पास पहुंचा, पाका कार्लोस का हाथ ढीला हो गया। एक छपाक के साथ ताजा बनी चाय श्रीमती पर डाली गई। पाका का हाथ। श्रीमती पाका दर्द से चिल्लाई। उसका हाथ उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया। माँ, युवा मास्टर कार्टर, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सोफी जल्दी से अपनी माँ का हाथ देखने गई। ओह प्रिय, मुझे क्षमा करें, यह आकस्मिक था, मेरा हाथ फिसल गया। कार्लोस ने बोलने के बाद एक और कप चाय उठा ली। एक झटके के साथ चाय का वह कप सोफी के चेहरे पर गिर गया। सोफी चीखी। उसका चेहरा तुरंत ही बंदर के नितंब की तरह लाल हो गया। अब श्रीमती पाका और सोफी दोनों समझ गए कार्लोस ने यह जानबूझकर किया था। श्रीमती कार्टर, देखो यंग मास्टर कार्टर ने हमारे साथ क्या किया है। हम आपके मेहमान हैं। श्रीमती पाका ने अपने हाथ की परवाह न करते हुए जल्दी से अपनी बेटी का चेहरा देखा। उनकी बेटी को कैपिटल की छवि का राजदूत बनना था। कार्लोस, तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं है। श्रीमती कार्टर का चेहरा कठोर हो गया। श्रीमती कार्टर, आपको हमारा पक्ष लेना होगा, मेरा और मेरी बेटी का। दोनों श्रीमती पाका और सोफी के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। कोई इन दो चुगलखोर मछुआरियों को बाहर निकालो। श्रीमती कार्टर ने बेपरवाही से चाय पीते हुए तुरंत निष्कासन आदेश जारी कर दिया। पर्दे के पीछे एमिली पाका अचंभित रह गई। कार्लोस ने भी आश्चर्य से अपनी मां की ओर देखा। श्रीमती कार्टर कैपिटल में एक प्रसिद्ध सोशलाइट थी जिन्होंने अपनी युवावस्था से लेकर वयस्कता तक कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। श्रीमती के चेहरे पर लाली छा गई। कार्टर की डांट के बाद पाका परिवार को कार्टर परिवार के सुरक्षा गार्डों द्वारा क्लाउड लेक विला से बाहर निकाल दिया गया। यह अपमानजनक है। कार्टर परिवार बहुत आगे जा रहा है। श्रीमती पाका और सोफी को बाहर फेंक दिया गया। उनके हाथ और चेहरे अभी भी जल रहे थे। वे जाने को तैयार नहीं थे। वे श्रीमती से बहस करना चाहते थे। कार्टर उसी समय एक मर्सिडीज आर.वी. क्लाउड लेक विला के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और एक आदमी बाहर निकला। वह आदमी बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका रूप रंग भी बहुत अच्छा था। इस व्यक्ति को देखकर सोफी ने जल्दी से श्रीमती को खींच लिया।
पाका को इशारा करते हुए कहा कि वह कोई तमाशा न बनाए। सोफी ने उसे पहचान लिया, वह इवान पामा था। उसके सपने में इवान सोफी का ससुर था और कार्टर परिवार में वह एकमात्र व्यक्ति था जो उसके प्रति कुछ हद तक अच्छा था। श्रीमती के बाद कार्टर को कार्लोस ने इतना क्रोधित कर दिया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। वरिष्ठ अध्यक्ष कार्टर की भी मृत्यु हो गई थी तथा कार्टर वंश समूह नेतृत्व विहीन हो गया था। हालांकि ये दामाद इवान पामा उस समय एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने निर्णायक रूप से कार्य किया, कार्लोस को परिवार से बाहर निकाल दिया, कबीले समूह को पुनर्गठित किया, इसे पामा कबीले के रूप में पुनः ब्रांड किया और अपने जैविक पुत्र एडम और अमेलिया विलो के साथ साथ अपनी प्रेमिका ग्रेस विलो को क्लाउड लेक विला में वापस ले आए। मैं इस भावी ससुर को अपमानित नहीं कर सकती। सोफी और श्रीमती पाका एक तरफ खड़ा होकर इवान पामा को कार से बाहर निकलते हुए देख रहा था। इवान पामा ने पाका माँ और बेटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, ड्राइवर ने कई बैग उठाने में उसकी मदद की। इवान पामा ने एक वाक्य के साथ निर्देश दिया, ये सारी चीजें दूसरी मिस के कमरे में पहुंचा दो। श्रीमती पाका ने देखा कि ड्राइवर के हाथों में विभिन्न डिजाइनर कपड़ों और हर्मीज बैगों से भरे शॉपिंग बैग थे, जिनमें से प्रत्येक वस्तु अपने आप में मूल्यवान थी। वो व्यक्ति कौन है? वे सचमुच भव्य हैं। जब उन्होंने दूसरी मिस का उल्लेख किया तो क्या वह यंग मास्टर कार्टर की बहन हो सकती है? ये सुनकर सोफी पाका अपनी हंसी रोक नहीं सकी। माँ, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? बस कुछ डिजाइनर बैग, भविष्य में हमें और भी अधिक मिलेगा। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उस दूसरी चूक का अंततः क्या होता है। सोफी पाका को अचानक कुछ याद आया। वह निश्चित रूप से इस समय सब कुछ नहीं कह सकती थी। कार्लोस की एक बहन भी थी और वह इवान पामा की भी बहन थी। द्वितीय मिस कार्टर के जीवन के प्रथम 20 वर्षों में वह सचमुच सभी की आंखों का तारा थी। वह पढ़ाई में कमजोर थी, उसका प्रेम जीवन समय से पहले ही समाप्त हो गया था और यहाँ तक कि उसने गर्भपात भी करवाया था, लेकिन कार्लोस और श्रीमती कार्टर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कार्टर परिवार में प्रवेश करने के बाद द्वितीय मिस कार्टर ने हमेशा सोफी पाका के लिए चीजें मुश्किल बना दी और उसे शर्मिंदा करने का प्रयास किया। सोफी पाका के मन में भी उसके प्रति गहरी नफरत थी। बाद में जब कार्लोस को परिवार से बाहर निकाल दिया गया और श्रीमती कार्टर की मृत्यु हो गई, हालांकि द्वितीय मिस कार्टर अभी भी कार्टर परिवार के साथ रही, लेकिन कुछ ही समय बाद एडम विलो और उनकी बहन ने उनकी सही विरासत पर दावा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसके तुरंत बाद द्वितीय मिस कार्टर घर से भाग गईं। जब वह दोबारा मिली तब तक कहा गया था कि वह सड़कों पर मर चुकी थी। नग्न अवस्था में उसके हाथों पर सुई के निशान थे। तो क्या हम एमिली पाका के मामले को यूं ही छोड़ देंगे? वह सचमुच आपसे प्रतिस्पर्धा करने जा रही है। श्रीमती पाका का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि श्रीमती कार्टर वास्तव में एमिली पाका की रक्षा कर सकता था। क्या आपको लगता है कि इसका अंत ऐसे होगा? एमिली पाकर इस शहर के इमेज एम्बेसडर चयन में भाग लेने के लिए भी योग्य नहीं है। क्या वह कार्लोस की सचिव के साथ डेटिंग नहीं कर रही है? उस सचिव ने कार्टर परिवार से उसकी बहुत प्रशंसा की होगी ताकि वे उसकी रक्षा करें, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान मैं उसकी योग्यता की कमी को उजागर कर दूंगा। तब तक एमिली पाकर न केवल अपनी पात्रता खो देंगी बल्कि उन्हें अपमानित भी होना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह तब भी पीपुल्स हॉस्पिटल में अपनी नौकरी बरकरार रख सकती है। सोफी पाकर षड्यंत्रकारी विचारों से भरी हुई थी। क्लाउड लेक विला के अंदर पाका माँ और बेटी को बाहर निकाल दिए जाने के बाद हॉल में अंततः शांति लौट आई। माँ, आज आपने सचमुच मुझे ज्ञान दे दिया। मैंने आपको पहले कभी इस तरह गाली देते नहीं देखा। कार्लोस मुस्कुराया और कहा, श्रीमती कार्टर ने हल्की खांसी की। तुमने मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। तुम्हारे पिताजी को असभ्य महिलाएं पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन जब कोई मेरे सामने मेरी बहू के बारे में बुरी बातें कहता है तो जाहिर है मुझे गुस्सा आता है। जहां तक आपकी बात है तो आपने एमिली पाकर के लिए एक महिला के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। श्रीमती कार्टर ने अपने बेटे को चिढ़ाते हुए देखा। वह, जो इन सब से गुजर चुकी थी, ने महसूस किया कि उसका बेटा एमिली पाकर के बारे में अलग तरह से सोचता था। बात बस इतनी सी है कि उसका बेटा रोमांस के मामले में काफी देर से परिपक्व हुआ। शायद उसने खुद भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कार्लोस ने अपना गला साफ किया। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा था, मैं अपने बच्चे की मां का बचाव कर रहा था। कार्लोस को यह बात तभी पता चली जब उसने श्रीमती को ये कहते सुना। पाका और सोफी पाकर द्वारा एमिली पाका को बदनाम करने पर वह बहुत क्रोधित हो गए। एमिली, बाहर आओ। श्रीमती कार्टर भी मुस्कुराए और स्क्रीन की ओर देखने लगे। एमिली पाकर स्क्रीन के पीछे से बाहर चली गई। श्रीमती कार्टर खड़ा हुआ और एमिली पाकर का हाथ पकड़कर उसे बैठाया। उसने एमिली पाकर के चेहरे को छुआ। बच्चे, तुमने कभी यह क्यों नहीं बताया कि पाकर परिवार ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया? श्रीमती गांधी के चेहरे पर गहरी सहानुभूति की झलक थी। कार्टर का चेहरा, मैंने सुना है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तभी इवान पामा अंदर आए। उन्होंने अपना कोट नौकर को सौंप दिया और मुड़कर देखा कि एमिली पाकर श्रीमती के साथ बैठी हुई हैं। कार्टर एमिली पाकर को देखकर इवान पामा कुछ अप्रसन्न दिखे। 45 अध्याय 45 सुरक्षात्मक सास और पति 45 अध्याय 45 सुरक्षात्मक सास और पति। कार्लोस ने यह कहकर नौकर द्वारा दी गई चाय को सहजता से पी लिया। श्रीमती कार्टर कुछ हद तक हैरान रह गए। उसका बेटा वास्तव में इतना विनम्र था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष उसकी सास और साली थी? दोनों श्रीमती पाकर और सोफी स्पष्ट रूप से खुश थे। यदि सोफी ने अपने सपने में कार्लोस की निर्दयता नहीं देखी होती तो वह सचमुच सोचती कि उसके सामने खड़ा कार्लोस कोई और था। सपने में कार्लोस ने पाकर परिवार के सदस्यों के प्रति कभी भी दया का भाव नहीं दिखाया। युवा मास्टर कार्टर बहुत विनम्र हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से चाय परोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमती पाकर मुस्कुराया और चाय लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही चाय का कप श्रीमती के पास पहुंचा, पाकर कार्लोस का हाथ गीला हो गया। एक छपाक के साथ ताजा बनी चाय श्रीमती पर डाली गई।
पाका का हाथ। श्रीमती पाका दर्द से चिल्लाई, उसका हाथ उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया। माँ, युवा मास्टर कार्टर, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सोफी जल्दी से अपनी माँ का हाथ देखने गई। ओ प्रिय, मुझे क्षमा करें, यह आकस्मिक था, मेरा हाथ फिसल गया। कार्लोस ने बोलने के बाद एक और कप चाय उठा ली। एक झटके के साथ चाय का वह कप सोफी के चेहरे पर गिर गया। सोफी चीखी, उसका चेहरा तुरंत ही बंदर के नितंब की तरह लाल हो गया। अब श्रीमती पाका और सोफी दोनों समझ गए कार्लोस ने ये जानबूझकर किया था। श्रीमती कार्टर, देखो यंग मास्टर कार्टर ने हमारे साथ क्या किया है। हम आपके मेहमान हैं। श्रीमती पाका ने अपने हाथ की परवाह न करते हुए जल्दी से अपनी बेटी का चेहरा देखा। उनकी बेटी को कैपिटल की छवि का राजदूत बनना था। कार्लोस, तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं है। श्रीमती कार्टर का चेहरा कठोर हो गया। श्रीमती कार्टर, आपको हमारा पक्ष लेना होगा, मेरा और मेरी बेटी का। दोनों श्रीमती पाका और सोफी के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। कोई इन दो चुगलखोर मछुआरियों को बाहर निकालो। श्रीमती कार्टर ने बेपरवाही से चाय पीते हुए तुरंत निष्कासन आदेश जारी कर दिया। पर्दे के पीछे एमिली पाका अचंभित रह गई। कार्लोस ने भी आश्चर्य से अपनी मां की ओर देखा। श्रीमती कार्टर कैपिटल में एक प्रसिद्ध सोशलाइट थी, जिन्होंने अपनी युवावस्था से लेकर वयस्कता तक कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। श्रीमती के चेहरे पर लाली छा गई। कार्टर की डांट के बाद पाका परिवार को कार्टर परिवार के सुरक्षा गार्डों द्वारा क्लाउड लेक विला से बाहर निकाल दिया गया। यह अपमानजनक है, कार्टर परिवार बहुत आगे जा रहा है। श्रीमती पाका और सोफी को बाहर फेंक दिया गया। उनके हाथ और चेहरे अभी भी जल रहे थे। वे जाने को तैयार नहीं थे, वे श्रीमती से बहस करना चाहते थे। कार्टर उसी समय एक मर्सिडीज आर.वी. क्लाउड लेक विला के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और एक आदमी बाहर निकला। वह आदमी बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, उसका रूप रंग भी बहुत अच्छा था। इस व्यक्ति को देखकर सोफी ने जल्दी से श्रीमती को खींच लिया। पाका को इशारा करते हुए कहा कि वह कोई तमाशा न बनाए। सोफी ने उसे पहचान लिया, वह इवान पामा था। उसके सपने में इवान सोफी का ससुर था और कार्टर परिवार में वह एकमात्र व्यक्ति था जो उसके प्रति कुछ हद तक अच्छा था। श्रीमती के बाद कार्टर को कार्लोस ने इतना क्रोधित कर दिया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। वरिष्ठ अध्यक्ष कार्टर की भी मृत्यु हो गई थी तथा कार्टर वंश समूह नेतृत्व विहीन हो गया था। हालांकि ये दामाद इवान पामा उस समय एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने निर्णायक रूप से कार्य किया, कार्लोस को परिवार से बाहर निकाल दिया, कबीले समूह को पुनर्गठित किया, इसे पामा कबीले के रूप में पुनः ब्रांड किया और अपने जैविक पुत्र एडम और अमेलिया विलो के साथ साथ अपनी प्रेमिका ग्रेस विलो को क्लाउड लेक विला में वापस ले आए। मैं इस भावी ससुर को अपमानित नहीं कर सकती। सोफी और श्रीमती पाका एक तरफ खड़ा होकर इवान पामा को कार से बाहर निकलते हुए देख रहा था। इवान पामा ने पाका माँ और बेटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, ड्राइवर ने कई बैग उठाने में उसकी मदद की। इवान पामा ने एक वाक्य के साथ निर्देश दिया, ये सारी चीजें दूसरी मिस के कमरे में पहुंचा दो। श्रीमती पाका ने देखा कि ड्राइवर के हाथों में विभिन्न डिजाइनर कपड़ों और हर्मीज बैगों से भरे शॉपिंग बैग थे, जिनमें से प्रत्येक वस्तु अपने आप में मूल्यवान थी। वो व्यक्ति कौन है? वे सचमुच भव्य हैं। जब उन्होंने दूसरी मिस का उल्लेख किया तो क्या वह यंग मास्टर कार्टर की बहन हो सकती है? ये सुनकर सोफी पाका अपनी हंसी रोक नहीं सकी। माँ, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? बस कुछ डिजाइनर बैग, भविष्य में हमें और भी अधिक मिलेगा। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उस दूसरी चूक का अंततः क्या होता है। सोफी पाका को अचानक कुछ याद आया। वह निश्चित रूप से इस समय सब कुछ नहीं कह सकती थी। कार्लोस की एक बहन भी थी और वह इवान पामा की भी बहन थी। द्वितीय मिस कार्टर के जीवन के प्रथम 20 वर्षों में वह सचमुच सभी की आंखों का तारा थी। वह पढ़ाई में कमजोर थी, उसका प्रेम जीवन समय से पहले ही समाप्त हो गया था और यहाँ तक कि उसने गर्भपात भी करवाया था, लेकिन कार्लोस और श्रीमती कार्टर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कार्टर परिवार में प्रवेश करने के बाद द्वितीय मिस कार्टर ने हमेशा सोफी पाका के लिए चीजें मुश्किल बना दी और उसे शर्मिंदा करने का प्रयास किया। सोफी पाका के मन में भी उसके प्रति गहरी नफरत थी। बाद में जब कार्लोस को परिवार से बाहर निकाल दिया गया और श्रीमती कार्टर की मृत्यु हो गई, हालांकि द्वितीय मिस कार्टर अभी भी कार्टर परिवार के साथ रही, लेकिन कुछ ही समय बाद एडम विलो और उनकी बहन ने उनकी सही विरासत पर दावा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसके तुरंत बाद द्वितीय मिस कार्टर घर से भाग गईं। जब वह दोबारा मिली तब तक कहा गया था कि वह सड़कों पर मर चुकी थी, नग्न अवस्था में, उसके हाथों पर सुई के निशान थे। तो क्या हम एमिली पाका के मामले को यूं ही छोड़ देंगे? वह सचमुच आपसे प्रतिस्पर्धा करने जा रही है। श्रीमती पाका का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि श्रीमती कार्टर वास्तव में एमिली पाका की रक्षा कर सकता था। क्या आपको लगता है कि इसका अंत ऐसे होगा? एमिली पाका इस शहर के इमेज एम्बेसडर चयन में भाग लेने के लिए भी योग्य नहीं है। क्या वह कार्लोस की सचिव के साथ डेटिंग नहीं कर रही है? उस सचिव ने कार्टर परिवार से उसकी बहुत प्रशंसा की होगी ताकि वे उसकी रक्षा करें, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान मैं उसकी योग्यता की कमी को उजागर कर दूंगा। तब तक एमिली पाका न केवल अपनी पात्रता खो देंगी बल्कि उन्हें अपमानित भी होना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह तब भी पीपुल्स हॉस्पिटल में अपनी नौकरी बरकरार रख सकती है। सोफी पाका षड्यंत्रकारी विचारों से भरी हुई थी। क्लाउड लेक विला के अंदर पाका माँ और बेटी को बाहर निकाल दिए जाने के बाद हॉल में अंततः शांति लौट आई। माँ, आज आपने सचमुच मुझे ज्ञान दे दिया। मैंने आपको पहले कभी इस तरह गाली देते नहीं देखा। कार्लोस मुस्कुराया और कहा, श्रीमती कार्टर ने हल्की खांसी की। तुमने मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। तुम्हारे पिताजी को असभ्य महिलाएं पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन जब कोई मेरे सामने मेरी बहू के बारे में बुरी बातें कहता है तो जाहिर है मुझे गुस्सा आता है। जहां तक आपकी बात है तो आपने एमिली पाका के लिए एक महिला के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया।
श्रीमती कार्टर ने अपने बेटे को चिढ़ाते हुए देखा। वह, जो इन सब से गुजर चुकी थी, ने महसूस किया कि उसका बेटा एमिली पार्कर के बारे में अलग तरह से सोचता था। बात बस इतनी सी है कि उसका बेटा रोमांस के मामले में काफी देर से परिपक्व हुआ, शायद उसने खुद भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कार्लोस ने अपना गला साफ किया। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा था, मैं अपने बच्चे की मां का बचाव कर रहा था। कार्लोस को ये बात तभी पता चली जब उसने श्रीमती को ये कहते सुना। पार्कर और सोफी पार्कर द्वारा एमिली पार्कर को बदनाम करने पर वह बहुत क्रोधित हो गए। एमिली, बाहर आओ। श्रीमती कार्टर भी मुस्कुराए और स्क्रीन की ओर देखने लगे। एमिली पार्कर स्क्रीन के पीछे से बाहर चली गई। श्रीमती कार्टर खड़ा हुआ और एमिली पार्कर का हाथ पकड़कर उसे बैठाया। उसने एमिली पार्कर के चेहरे को छुआ। बच्चे, तुमने कभी यह क्यों नहीं बताया कि पार्कर परिवार ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया? श्रीमती गांधी के चेहरे पर गहरी सहानुभूति की झलक थी। कार्टर का चेहरा, मैंने सुना है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तभी इवान पामा अंदर आए। उन्होंने अपना कोट नौकर को सौंप दिया और मुड़कर देखा कि एमिली पार्कर श्रीमती के साथ बैठी हुई हैं। कार्टर, एमिली पार्कर को देखकर इवान पामा कुछ अप्रसन्न दिखे। 46, अध्याय 46 एमिली पार्कर की मां 46, अध्याय 46 एमिली पार्कर की मां एमिली पार्कर। इवान पामा जितना अधिक उसे देखता था उतना ही कम वह उसे पसंद करता था। इवान के विचार में एमिली एक षड्यंत्रकारी महिला थी जो अपने बच्चे का उपयोग करके सीढ़ी चढ़ गई। उसने ऐसी बहुत सी औरतें देखी थीं, लेकिन एमिली उन महिलाओं से भी अधिक परेशान करने वाली थी। यह मैं ही था जिसने एमिली और कार्लोस को रात के खाने पर वापस आने के लिए कहा था। श्रीमती कार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम आज दोपहर स्कूल गए थे। श्रीमती कार्टर उस समय झपकी ले रहा था जब बटलर को फोन आया कि स्कूल ने इवान को बुलाया है। इवान ने सहजता से सहमति जताते हुए कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, मैं अपनी बेटी की समस्याओं का ध्यान रखूंगा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखने पर ध्यान दें। एमिली को याद आया कि ओलिवर रॉस ने कहा था कि कार्लोस की एक बहन है जिससे वह अभी तक नहीं मिली है, जो अभी हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में है। इवान स्पष्ट रूप से विस्तार से नहीं बताना चाहता था। उसने कार्लोस की ओर देखा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कार्लोस इवान के पीछे कमरे में चला गया। एमिली श्रीमती के साथ रही। कार्टर रात के खाने का इंतजार करते हुए अपनी सास के साथ चाय पर बातें कर रही थी। अनजाने में ही उनका विषय पिछली मंगनी की ओर चला गया। माँ, क्या यह आपकी भी श्रीमती से पहली मुलाकात थी? पार्कर और सोफी, मुझे कैसे पता चला कि शुरू में पार्कर परिवार के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का विचार आपका था और कार्लोस की सोफी से मुलाकात कराने की व्यवस्था करना आपका विचार था? एमिली हैरान थी। वह बता सकती थी कि श्रीमती कार्टर को सोफी जैसी महिला पसंद नहीं थी। मैं सोफी पर अपनी नजर क्यों रखूंगा? मेरी नजर हमेशा आप पर रही है। मैं आपकी पालक माँ को नहीं जानता और मैं आपके पालक पिता से केवल कुछ ही बार मिला हूँ। मैं जिसे जानता हूँ वह तुम्हारी माँ है। श्रीमती कार्टर ने बात की और फिर अपना चाय का कप नीचे रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उन पुरानी कहानियों को फिर से उठाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे डर था कि इससे एमिली परेशान हो जाएगी। उसकी माँ। एमिली के मन में अनायास ही उसकी माँ की आवाज और चेहरा उभर आया। कई साल पहले तुम्हारी माँ और मैं एक बार मिले थे। दरअसल कार्लोस ने भी तुम्हारी माँ को देखा है, लेकिन उस समय उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसे याद नहीं है। श्रीमती कार्टर पुरानी यादों में डूब गए। 20 साल से भी अधिक समय पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पिता बूढ़े हो रहे थे और चाहते थे कि वह कार्टर कबीले के कामकाज को संभाले। श्रीमती कार्टर उस समय बहुत महत्वाकांक्षी थी, हर काम में हाथ बटाती थी, यहाँ तक कि कार्लोस के साथ गर्भावस्था के दौरान भी। एक बार वह एक व्यापारिक यात्रा पर विमान में थी और उसे विमान में अशांति का सामना करना पड़ा। उसे समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ। विमान अभी भी निकटतम हवाई अड्डे से 1 घंटे से अधिक दूर था और विमान का चालक दल असहाय था। तभी इकोनॉमी क्लास में एक महिला यात्री ने दावा किया कि वह डॉक्टर है। उन्होंने न केवल रक्तस्राव रोकने में मेरी मदद की, बल्कि समय से पहले जन्मे बच्चे को भी बचाया। वह बच्चा कार्लोस था। वह महिला यात्री आपकी माँ थी। अगर मुझे उससे मिलने का सौभाग्य नहीं मिलता तो कार्लोस और मैं दोनों मर जाते। अतीत की यादों के साथ श्रीमती की आंखों में आंसू आ गए। कार्टर की आंखें। उस समय मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और विमान के उतरने के बाद आपकी माँ चली गईं। मुझे उसका नाम केवल फ्लाइट अटेंडेंट से ही पता चला। बाद में मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया और मुझे महीनों तक आराम करना पड़ा। एक बार जब मैं काम करने और सामान्य रूप से रहने में सक्षम हो गया तो मैं आपकी माँ को ढूंढना चाहता था ताकि मैं उनकी जीवन रक्षक कृपा का बदला चुका सकूं, चाहे कुछ भी हो जाए। दुर्भाग्यवश श्रीमती कार्टर ने 1 दशक से अधिक समय तक खोज की। कुछ वर्ष पहले ही उसे अपने उद्धारकर्ता के भाग्य के बारे में पता चला। वह तुरंत अपनी सचिव को लेकर वहां पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था। सौभाग्य से मुझे पता चला कि उसकी एक बेटी है जो आप हैं। मैंने सोचा कि तुम अकेली और असहाय हो, इसलिए मैं तुम्हें घर लाना चाहता था, तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाना चाहता था। मैंने एक बार फिर तुम्हें खोजा, लेकिन मैं फिर एक कदम पीछे रह गया। तब तक आप पार्कर परिवार की दत्तक पुत्री बन चुकी थीं। मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि तुम्हारी माँ का कुछ समय पहले ही निधन हुआ था और तुम अभी भी शोक में हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वर्षों से मैं हमेशा पार्कर परिवार पर ध्यान देता रहा हूँ। मुझे लगता था कि आपके पिता आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। श्रीमती कार्टर की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक उठी और केवल इस क्षण एमिली उस दुर्जय व्यवसायी महिला के निशानों को हल्के से देख सकी जो बाजार पर हावी थी। पार्कर परिवार ने वास्तव में आपके साथ बुरा व्यवहार किया। श्रीमती कार्टर ने एमिली का हाथ पकड़ लिया। वह गुस्से से थोड़ा कांप रहा था। श्रीमती कार्टर, आपने कहा था कि आप इतने वर्षों से पार्कर परिवार और मेरे पिता पर ध्यान दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में मेरे पिता का सुचारू आधिकारिक करियर आपके कारण है?
एमिली का दिमाग तेजी से चलने लगा। श्रीमती कार्टर ने उसका हाथ थपथपाया। चलो उन दुखद बातों के बारे में बात नहीं करते। यदि इस पर विचार करें तो यह एक वरदान है। यदि तुम्हें मैंने गोद लिया होता तो तुम मेरी बहू कैसे बन सकती थी? एमिली, अगर भविष्य में कोई भी तुम्हें परेशान करे, चाहे वह कार्लोस ही क्यों न हो, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। एमिली भावुक हो गई। उसने श्रीमती को पकड़ लिया, कार्टर का हाथ थाम लिया और ऐसा करते ही एमिली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चुपके से उसने श्रीमती को पकड़ लिया, कार्टर की कलाई पर हाथ रखकर उसकी नब्ज महसूस की। जब वह पहली बार श्रीमती से मिली, एमिली ने सोचा था कि श्रीमती कार्टर पीला दिख रहा था। जब मेरी माँ जीवित थी तब मैंने उनसे कुछ पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति सीखी थी। माँ, आपकी नाड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या आप अस्पताल में जांच के लिए जाना चाहेंगे? हर साल इवान के एक पुराने सहपाठी द्वारा मेरी जांच कराई जाती है। श्रीमती कार्टर हंसा। माँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं कल हमारे अस्पताल में आपके लिए चेकअप की व्यवस्था कर सकता हूँ। मुझे संदेह है कि आपको जहर दिया गया है। श्रीमती कार्टर का शरीर अकड़ गया। उसे ठीक होने में काफी समय लगा। अध्ययन में इवान पामर ने कार्लोस के सामने वित्तीय रिपोर्टों का ढेर फेंक दिया। ये कार्टर कबीले की कार फैक्ट्री के लिए इस महीने की रिपोर्ट है। वित्त विभाग ने मुझे बताया कि आपने केवल कुछ ही दिनों के लिए कार्यभार संभाला है और फैक्ट्री ने पहले ही लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी तेजी से दिवालिया हो जाए? वह कारखाना आपके दादाजी ने स्थापित किया था। अगर ये दिवालिया हो गया तो वह बहुत क्रोधित हो जाएगा। फैक्ट्री के कार मॉडल बहुत पुराने हैं, युवा लोग उन्हें पसंद नहीं करते। मैं संपूर्ण पुरानी ऊर्जा कार उत्पादन लाइन को इलेक्ट्रिक कार उत्पादन लाइन में परिवर्तित करने की योजना बना रहा हूँ। इसके अलावा श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मुझे अतिरिक्त 30 मिलियन की आवश्यकता होगी। 30 मिलियन? आपको लगता है कि यह 3000 युआन है? ऐसा सपना मत देखो, बोर्ड इसे मंजूरी नहीं देगा। उन्होंने कहा, बोर्ड मंजूरी देगा या नहीं ये कहना आपके हाथ में नहीं है। यह मत भूलिए कि आप सिर्फ एक उपराष्ट्रपति हैं। या तो मेरी माँ या दादा आपके फैसले को वीटो कर सकते हैं। कार्लोस हाल ही में अपने दादा के साथ कार के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। दादा के डिजाइन अच्छे थे, नई इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन में कोई समस्या नहीं थी। लानत है तुम पर, चले जाओ। इवान इतना क्रोधित हुआ कि उसने पास में रखी एस्ट्रे उठाकर कार्लोस पर फेंक दी। कार्लोस बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके चला गया। जब इवान का फोन बजा तो वह अभी भी गुस्से में था और फोन करने वाले को देखकर उसके चेहरे पर काफी नरमी आ गई। 47 अध्याय 47 दूसरों को नीचा देखने का पतन। 47 अध्याय 47 दूसरों को नीचा देखने का पतन। अगली सुबह श्रीमती कार्टर ने अपने ड्राइवर से उसे पीपुल्स हॉस्पिटल ले जाने को कहा। उन्होंने एमिली पार्कर को पहले ही फोन कर दिया था और श्रीमती को पता चलने पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही अच्छी बात है। कार्टर आने वाला था। एमिली पीपुल्स अस्पताल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। जब एमिली प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसने श्रीमती को देखा। कार्टर वहां अकेली खड़ी थी, उनके साथ कोई अंगरक्षक नहीं था। आज उसने अपने बालों को जूड़े में बांधा हुआ था और सादे कपड़े पहने हुए थी। वह क्लाउड लेक विला में दिखाई देने वाली प्रतिष्ठित महिला से बहुत अलग दिख रही थी, लगभग एक साधारण मरीज जैसी दिख रही थी। आपने कल कहा था कि आप नहीं चाहते कि कार्टर परिवार के साथ आपके संबंध के बारे में अन्य लोगों को पता चले, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे आपके काम पर असर पड़ सकता है। इसलिए मैं अपने नौकर से नए कपड़े ले आया। श्रीमती कार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। एमिली का हाथ पकड़ लिया जैसे एक माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और वे अस्पताल में चले गए। कल रात एमिली के साथ रात्रि भोज के दौरान उसने बताया था कि कार्लोस के साथ उसका विवाह गुप्त रखा गया है। वह विवाह भोज नहीं चाहती थी। श्रीमती कार्टर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसने एमिली की और भी अधिक सराहना की। श्रीमती कार्टर एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे तथा कई लोग कार्टर परिवार से जुड़े रहना चाहते थे ताकि उनके संबंधों का फायदा उठा सकें। एमिली अलग थी, वह कार्टर परिवार से दूरी बनाना चाहती थी, जो उसकी अपनी माँ के रवैये से काफी मिलता जुलता था। श्रीमती पार्कर को लगा कि उसने एमिली के बारे में गलत नहीं सोचा था, वह एक अच्छी बच्ची थी। श्रीमती की मदद करने के लिए कार्टर की मेडिकल जांच के लिए एमिली ने विशेष रूप से आधे दिन की छुट्टी का अनुरोध किया और यहां तक कि श्रीमती कार्टर के लिए वीआईपी मेडिकल जांच की व्यवस्था भी की। कार्टर को बताया गया कि यह कार्य सुबह तक पूरा हो जाएगा। श्रीमती कार्टर ने चेकअप के बाद उसके पिता से मिलने और एमिली को भी उनसे मिलवाने की योजना बनाई। जांच सुचारू रूप से हुई। सुबह तक उन्होंने रक्त परीक्षण और अन्य विभिन्न परीक्षण पूरे कर लिए थे, केवल इमेजिंग बाकी थी। अब दोपहर हो चुकी थी। श्रीमती कार्टर के साथ सुबह की अंतिम मुलाकात थी। जब वे बाहर बैठकर उसकी बारी का इंतजार कर रहे थे तभी डॉक्टर बेनेट अपने एक परिचित के साथ वहां आए। मेरे यहाँ एक आपातकालीन मरीज है जिसकी पहले इमेजिंग करवानी है, मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता है, डॉक्टर बेनेट ने कहा और बिना किसी और चर्चा के अपने मरीज की जानकारी नर्स स्टेशन पर नर्स को सौंप दी। नर्स डॉक्टर बेनेट को पहचानती थी और उनकी प्रभावशाली पृष्ठभूमि के बारे में जानती थी। जहां तक एमिली की बात है तो वह फार्मेसी में सिर्फ एक नर्स थी। नर्स के पास श्रीमती को बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार्टर की जानकारी, एमिली और उसके नर्स पाकर, सुबह के सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं, शायद आप दोपहर में वापस आ सकें। अस्पताल की नीति थी कि डॉक्टर आपातकालीन मरीजों को देख सकते थे, इसलिए इस मरीज के बाद श्रीमती कार्टर को दोपहर तक इंतजार करना होगा। एमिली ने श्रीमती की ओर देखा। कार्टर, जो पहले से ही कई बार खून की जांच के कारण कमजोर हो चुके थे और स्पष्ट रूप से थके हुए थे, उनके लिए दोपहर तक इंतजार करना संभव नहीं था। मेरी वीआईपी जांच होती है जिससे मुझे प्राथमिकता मिलती है। एमिली ने डॉक्टर बेनेट द्वारा लाए गए मरीज की ओर फिर से देखा, जो सामान्य स्थिति में था और कोई आपातकालीन मामला नहीं था। उन्होंने आगे कहा, भले ही हमें दोपहर तक इंतजार करना पड़े, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें ही इंतजार करना चाहिए।
डॉक्टर बेनेट ने एमिली को पहले ही नोटिस कर लिया था। पिछली बार उसने गलियारे में उसे डांटा था और उस समय उसे उसके बारे में कुछ आशंका हुई थी, ये सोचकर कि शायद कोई दुर्जय व्यक्ति पीछे से उसका समर्थन कर रहा है। बाद में उसने अपने पिता से पूछा, जिन्होंने केवल इतना बताया कि कार्टर कबीले के किसी व्यक्ति ने एमिली की देखभाल करने का अनुरोध किया था। जिज्ञासा ने डॉक्टर बेनेट को प्रभावित किया और अंततः उन्होंने एमिली की बहन सोफी पाकर से संपर्क किया। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एमिली के पास कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं था। वह एक साधारण नर्स से वरिष्ठ नर्स बन गई थी और उसने कैपिटल में सौंदर्य राजदूत प्रतियोगिता में भाग लिया था, और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसका प्रेमी कार्टर क्लैन ग्रुप के महाप्रबंधक का सचिव था। ये सुनने के बाद डॉक्टर बेनेट एमिली से भयभीत नहीं रहे। कार्टर क्लैन ग्रुप के महाप्रबंधक का सचिव आखिरकार सिर्फ एक कर्मचारी ही था। उनके पिछले गुरु श्रीमती के निजी चिकित्सक थे। कार्टर ये सोचते हुए डॉक्टर बेनेट की एमिली पाकर के प्रति नजर और भी अधिक उपेक्षापूर्ण हो गई। वीआईपी चेकअप है ना? क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ हजार रुपए अधिक खर्च कर दिए, आप मरीजों की अपॉइंटमेंट की व्यवस्था करने में मुझसे यानी मुख्य सहयोगी डॉक्टर से आगे निकल सकते हैं? ये कहते हुए डॉक्टर बेनेट नर्स स्टेशन की ओर चले गए और श्रीमती को पकड़ लिया। कार्टर के मरीज के रिकॉर्ड कार्ड को फाड़ दिया और उसे 2 टुकड़ों में फाड़कर एमिली पाकर और श्रीमती कार्टर के सामने फेंक दिया। कार्टर, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वापस जाइए और दोबारा जांच कराइए। आज सुबह तुमने जो परीक्षण किए वे सब व्यर्थ थे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमारा चेकअप व्यर्थ था? श्रीमती, पास में खड़ी कार्टर ने डॉक्टर बेनेट को इतनी बेशर्मी से काम करते देखा और उसके चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। क्या आजकल सार्वजनिक अस्पतालों में सेवा का रवैया इतना खराब है? मैं पीपुल्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, क्या आप एमिली पाकर के रिश्तेदार हैं? यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि यह छोटी नर्स आपकी रिश्तेदार है, आप पीपुल्स हॉस्पिटल में विशेष सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, वह इसके लिए योग्य नहीं है। डॉक्टर बेनेट ने श्रीमती की ओर देखा, कार्टर को घृणा से देखा, उसे सिर से पैर तक जांचा। इस महिला का रूप रंग अच्छा था, कोई भी कह सकता था कि वह अपनी जवानी में कितनी सुंदर रही होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि अब वह बहुत बीमार दिखती है। सिर से पैर तक उसके कपड़ों का कुल मूल्य मात्र कुछ 100 युआन है। डॉक्टर बेनेट ने अस्पताल में ऐसे बहुत से गरीब मरीज देखे हैं जिनमें से अधिकांश कुछ वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह पाते क्योंकि वे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते और घर पर ही मरने का इंतजार करते रहते हैं। मैं शिकायत करना चाहता हूँ। श्रीमती कार्टर ने डॉक्टर बेनेट के सामने लगे नाम टैग पर नजर डाली। वह बहुत ही अच्छी शिष्टाचार वाली थी, गाली देने को तैयार नहीं थी। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो करें। डॉक्टर बेनेट श्रीमती से डरते नहीं थे। कार्टर की शिकायतों में कोई दम नहीं है, वह उच्च स्तरीय प्रतिभा है, उसने विदेश में एक प्रसिद्ध मेडिकल स्कूल में अध्ययन किया है, उसके मास्टर पर्यवेक्षक भी एक प्रसिद्ध घरेलू चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और उसके पिता पीपुल्स अस्पताल के उपाध्यक्ष हैं। साधारण रोगी की शिकायत वह बिल्कुल भी नहीं डरती, कोई भी इसे गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं करता। ये कहते हुए डॉक्टर बेनेट अहंकार से चले गए। एमिली पाकर और श्रीमती की ओर एक नजर भी नहीं डाली। कार्टर से मुलाकात की और अपने मरीज को एक्सरे कराने के लिए ले गईं। ये दृश्य देखकर एमिली पाकर को श्रीमती को ये बताने का बहाना मिल गया। कार्टर को बताया कि उसे शौचालय का उपयोग करना है। एमिली पाकर श्रीमती को लेकर आईं। कार्टर को आज मुख्य रूप से रक्त परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था, अन्य प्रक्रियाएं केवल औपचारिकताएं थीं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डॉक्टर बेनेट प्रकट होंगे और उन्हें धमकाएंगे। एमिली पाकर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब एमिली पाकर चली गईं, तो श्रीमती कार्टर ने भी अपना फोन निकाल लिया। उसी समय डॉक्टर बेनेट और उनके मरीज एक्सरे के बाद बाहर आए और श्रीमती को देखा। कार्टर उसकी संपर्क सूची ब्राउज कर रहा था। उसने व्यंग्य किया, क्या आपकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं मिला? मैं नहीं जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई आपकी शिकायत पर ध्यान देगा। श्रीमती कार्टर को एक नंबर मिला और उसने डायल किया। उसने केवल एक वाक्य कहा, मैं एक्सरे रूम के बाहर हूं, तुरंत यहां आ जाओ। डॉक्टर बेनेट, जो प्रसन्न दिख रही थी, जब उन्होंने श्रीमती की बात सुनी तो वे अपनी हंसी रोक नहीं सकी। कार्टर का स्वर और अभिव्यक्ति, आप पता नहीं कहां से आए किसी बड़े बॉस की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन खुद को देखिए, आप तो सब्जी मंडी की एक गृहिणी मात्र हैं। डॉक्टर बेनेट वास्तव में ये देखना चाहते थे कि यह गृहिणी किसे यहाँ बुलाएगी, अपने पति को या अपने बेटे को, या एमिली पाकर की मदद के लिए प्रतीक्षा कर रही है। डॉक्टर बेनेट के बोलने के कुछ देर बाद ही उन्हें बाहर से तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी। क्या कोई सचमुच आ रहा है? डॉक्टर बेनेट ने उत्सुकता से देखा। 48 अध्याय 48 सास और बहू मिलकर सेना बनाते हैं, दोहरा मार डालते हैं। 48 अध्याय 48 सास और बहू मिलकर सेना बनाते हैं, दोहरा मार डालते हैं। कदमों की आहट सुनकर डॉक्टर बेनेट ने देखा। उसी समय सफेद कोट पहने लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ अंदर आया। नए लोगों को देखकर डॉक्टर बेनेट मुस्कुराते हुए उनके पास आए और बोले, पिताजी आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपने सुना कि मेरे बारे में शिकायत की जा रही है? ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक दृष्टिहीन गृहिणी है जो मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बारे में सोच रही है। मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह वाइस चांसलर बेनेट था, जो डॉक्टर बेनेट का पिता था। जब वाइस चांसलर बेनेट ने अपनी बेटी को देखा तो उनके चेहरे पर हमेशा की तरह खुशी का भाव नहीं दिखा। इसके बजाय उसका चेहरा बेचैनी से भरा था और वह चारों ओर देख रहा था। अंततः उसकी नजर श्रीमती पर पड़ी। कार्टर, जो दूर कोने में बैठा था, कुलपति के चेहरे पर एक चिकनापन आ गया जो सुअर के जिगर के रंग का हो गया। पिताजी, ये वही महिला है जिसकी दृष्टि कमजोर है। डॉक्टर बेनेट को अभी तक अपने पिता के असामान्य व्यवहार का एहसास नहीं हुआ था। उन्होंने श्रीमती की ओर इशारा किया। कार्टर, वाइस चांसलर बेनेट चौंक गए। उसने अपना हाथ उठाया, दांत भींचे और एक जोरदार तमाचा डॉक्टर बेनेट के चेहरे पर मारा। तुम मूर्ख हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम राष्ट्रपति कार्टर की ओर इशारा कर सकते हो? वहां मौजूद सभी नर्सें और डॉक्टर दंग रह गए।
अस्पताल में हर कोई जानता था कि कुलपति अपनी प्यारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, जो छोटी उम्र से ही शैक्षणिक रूप से सफल और सुंदर थी। वह हमेशा उसका गौरव थी। डॉक्टर बेनेट भी अपने पिता के थप्पड़ से स्तब्ध रह गईं और उन्हें होश में आने में कुछ समय लगा। पिताजी, आपने अभी उसे क्या कहा? राष्ट्रपति कार्टर? कौन राष्ट्रपति कार्टर? यदि कार्टर कबीले समूह से नहीं तो वह कौन सा अन्य राष्ट्रपति कार्टर हो सकता है? डॉक्टर बेनेट हैरान रह गए। कार्टर क्लान ग्रुप कैपिटल के शीर्ष समूहों में से एक था और कार्टर परिवार कैपिटल में सबसे धनी के रूप में जाना जाता था। कार्टर परिवार के दो वर्तमान प्रमुख थे, एक वरिष्ठ अध्यक्ष कार्टर जो स्वास्थ्य लाभ के लिए पीपुल्स अस्पताल में रह रहे थे और दूसरे श्रीमती कार्टर जो कि एक वरिष्ठ अध्यक्ष थे। यहाँ कार्टर का उल्लेख है, जो अपनी बीमारी के कारण सामाजिक जीवन से दूर रहने के बावजूद कार्टर कबीले की अध्यक्ष थीं। वास्तव में एक जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर भी थे, लेकिन कार्लोस को इवान पामर ने दरकिनार कर दिया था और उन्हें एक कार फैक्ट्री का प्रबंधन करने के लिए भेज दिया था। कार्टर कबीले के भीतर अधिकांश वास्तविक शक्ति अब श्रीमती कार्टर के पास थी। कार्टर के पति इवान निदेशकों और विशेषज्ञों के एक समूह के साथ कुलपति बेनेट श्रीमती के पास गए। कार्टर जब वह जल्दी से झुका तो उसकी पीठ लगभग 90 डिग्री झुक गई। राष्ट्रपति कार्टर, मुझे सचमुच खेद है। चांसलर एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए विदेश गए हैं। मैं पीपुल्स हॉस्पिटल से वाइस चांसलर बेनेट हूं और मैं अस्पताल के नियमित मामलों का प्रभारी हूं। आज मेरे कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के कारण आपको असुविधा हुई है। मैं अपनी बेटी की गलती के लिए आपकी उदारता और क्षमा की प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर बेनेट का आधा लाल चेहरा ये जान गया कि उन्होंने एक गंभीर गलती की है, क्योंकि कार्टर परिवार पीपुल्स हॉस्पिटल का सबसे बड़ा दानदाता था। क्या श्रीमती जी को ऐसा करना चाहिए? कार्टर ने कहा कि न केवल उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना बल्कि उन्हें नौकरी से निकालना भी संभव होगा। डॉक्टर बेनेट तेजी से श्रीमती के पास गए। कार्टर, राष्ट्रपति कार्टर, यह मेरी अदूरदर्शिता ही थी जिसके कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। यदि मुझे पता होता कि आप ही आए हैं तो पीपुल्स हॉस्पिटल में हम लोग निश्चित रूप से आपके लिए विशेष वीआईपी सुविधा की व्यवस्था करते, आपको लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ता। वह एमिली पाकर, उसने मुझे पहले भी नहीं बताया था। डॉक्टर बेनेट ने मन ही मन एमिली पाकर को कोसा। इस बीच वह उलझन में थी। क्या यह नहीं कहा गया था कि एमिली का प्रेमी केवल कार्टर क्लैन ग्रुप में एक सचिव था? वह श्रीमती गांधी का पक्ष लेने में कैसे सफल हुई? कार्टर, श्रीमती। डॉक्टर बेनेट की माफी के बावजूद कार्टर ठंडे पड़ गए। डॉक्टर का काम पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने उस पवित्रता को कलंकित कर दिया है। वाइस चांसलर बेनेट, ऐसे व्यक्ति को पीपुल्स हॉस्पिटल के रैंक में नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर बेनेट चौंक गईं और अपने होंठ काटते हुए विनती करने लगीं। श्रीमती बेनेट, कृपया मेरे शिक्षक के चेहरे पर विचार करें और मुझे एक बार माफ कर दें। मेरे गुरु प्रोफेसर रीड हैं, जो कई वर्षों से आपके पति के मित्र हैं और उनके निजी चिकित्सक भी हैं। विदेश में अध्ययन करने जाने से पहले मैंने प्रोफेसर रीड के अधीन चिकित्सा की शिक्षा ली। आप लुकास रीड के छात्र हैं। श्रीमती बेनेट ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। भिक्षु के चेहरे को नहीं, बल्कि बुद्ध के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि इवान पामा और लुकास रीड दशकों से अच्छे मित्र थे। उस समय एमिली पाकर ताजा होने से लौटी और अस्पताल के नेताओं के एक समूह को श्रीमती के सामने झुकते और चापलूसी करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। कार्टर, एमिली इधर आओ। एमिली पाकर श्रीमती के बगल में चली गईं। कार्टर, मैं पीपुल्स हॉस्पिटल से इस डॉक्टर को नौकरी से निकालने की योजना बना रहा था, लेकिन वह मेरे एक पुराने परिचित की छात्रा है। इस बार अपने पुराने परिचित के लिए डॉक्टर बेनेट को मन ही मन राहत महसूस हुई। सभी ने कहा कि श्रीमती कार्टर अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसका शिक्षक उसके पति का मित्र था। निश्चित रूप से श्रीमती कार्टर अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। कार्टर वास्तव में उसे दोष नहीं देंगे। बस इस बार उसे पीपुल्स अस्पताल में रहने दो। लेकिन छड़ी को छोड़ देना बच्चे को बिगाड़ना है। वाइस चांसलर बेनेट, क्या आप भी सेवानिवृत्ति की आयु के करीब नहीं पहुंच रहे हैं? कार्टर ने हल्के से पूछा। वाइस चांसलर बेनेट का चेहरा पीला पड़ गया। वह केवल 50 वर्ष के थे और सेवानिवृत्ति की आयु से बहुत दूर थे। ये सुनते ही डॉक्टर बेनेट का चेहरा एकदम बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, वाइस चांसलर बेनेट ने उसे देखा और चेतावनी दी कि वह हस्तक्षेप न करे। राष्ट्रपति कार्टर, आप सही हैं। मेरा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहा। मैं वापस आते ही मेडिकल रिटायरमेंट के लिए आवेदन लिखूंगा। वाइस चांसलर बेनेट ने एक भी अतिरिक्त शब्द बोलने का साहस नहीं किया और अपनी आंखों से डॉक्टर बेनेट को संकेत दिया। समूह ने श्रीमती को अनुरक्षित किया। कार्टर को अस्पताल के प्रवेश द्वार तक ले जाया गया। ये देखते हुए कि दोपहर हो चुकी थी और सुबह की परीक्षाएं भी नहीं हो पा रही थी, एमिली पाकर ने सुझाव दिया कि ड्राइवर से श्रीमती को ले जाने को कहा जाए। कार्टर को वापस बुला लिया और मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए दूसरे दिन वापस आ गए। डॉक्टर बेनेट और वाइस चांसलर बेनेट कार्यालय में वापस गए, दरवाजा बंद कर दिया और डॉक्टर बेनेट बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। पिताजी, आप राष्ट्रपति कार्टर की बात इतनी आसानी से क्यों मान गए? वह अस्पताल के प्रायोजकों में से एक हैं। उन्हें आप जैसे कुलपति को दोष लेने और इस्तीफा देने का क्या अधिकार है? कुलपति बेनेट के चेहरे पर अर्थपूर्ण भाव थे। श्रीमती को कम मत आंकिए। कार्टर, अपने चरम पर, वह व्यापार जगत में निर्दयी होने के लिए जानी जाती थीं। उनका ये सुझाव कि मैं जल्दी सेवानिवृत्त हो जाऊं, पहले से ही हमें हल्के में लेने जैसा है। यदि वह सचमुच क्रूर होना चाहती है तो वह हमें काली सूची में डाल सकती है और हम चिकित्सा क्षेत्र में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे। कुलपति बेनेट ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि आपकी नौकरी बच गई। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकता। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद आपके सामने आगे का रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। सौभाग्य से आपके पास अभी भी आपका मार्गदर्शक है। राष्ट्रपति कार्टर हमेशा अस्वस्थ रहती हैं और मैंने सुना है कि वह हमेशा आपके शिक्षक के निजी अस्पताल में इलाज और जांच कराती हैं। तो फिर वह अचानक हमारे पीपुल्स अस्पताल में क्यों आए? अपने शिक्षक को बुलाओ और पता करो कि क्या हो रहा है।
पुराना अदरक सबसे तीखा होता है। कुलपति बेनेट को लगा कि श्रीमती गांधी के भाषण में कुछ गड़बड़ है। कार्टर एक जांच के लिए आ रहे हैं और उनके साथ एक जूनियर नर्स भी है। डॉक्टर बेनेट को भी स्थिति अजीब लगी और उन्होंने अपना फोन निकाल लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, फोन की स्क्रीन काली हो गई। 49 अध्याय 49 पहली डेट 49 अध्याय 49 पहली डेट। फोन टूट गया है। डॉक्टर बेनेट अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर फोन चालू किया, लेकिन फोन पूरी तरह चालू नहीं हुआ। जैसे ही डॉक्टर बेनेट निराश हो रहे थे, एक युवा नर्स दौड़कर आए। डॉक्टर बेनेट, कुछ भयानक हुआ है। आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है और उस पर मौजूद सभी मरीजों का डेटा और आपके दस्तावेज गायब हो गए हैं। जैसे ही डॉक्टर बेनेट ने यह सुना, उन्होंने अपने फोन की परवाह करना छोड़ दिया और जल्दी से अपने कार्यालय में वापस चली गईं। उसका कंप्यूटर उसके फोन की तरह ही बर्बाद हो गया। डॉक्टर बेनेट इतने क्रोधित हुए कि उनका रक्तचाप बढ़ गया। उसका कंप्यूटर ठीक था, वह अचानक वायरस से कैसे संक्रमित हो सकता था, विशेषकर उस पेपर के साथ जिस पर वह 6 महीने से अधिक समय से तैयारी कर रही थी। डॉक्टर बेनेट ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसे दुर्भाग्य का परिणाम बताया। उन्होंने अपने पिता से लुकास रीड की संपर्क जानकारी प्राप्त की और अपने गुरु से संपर्क कर उन्हें श्रीमती रीड के बारे में जानकारी दी। आज पीपुल्स अस्पताल में कार्टर का चेकअप किया जाएगा। डॉक्टर बेनेट को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उनके गुरु ने यह खबर सुनने के बाद उनसे जांच रिपोर्ट में हेराफेरी करने को कहा। डॉक्टर बेनेट हिचकिचाए। यदि जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके पिता को पहले ही श्रीमती गांधी ने पद से हटा दिया था। कार्टर और अब उनके गुरु ही उनके सबसे बड़े समर्थक थे। इसके अलावा घरेलू चिकित्सा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के रूप में वह संभवतः चिकित्सा नैतिकता के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। 9 द वैम्पायर डायरीज सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फोन पर दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को डॉक्टर बेनेट की चिंताओं का अंदाजा हो गया था। उनकी आवाज में अभी भी एक वरिष्ठ व्यक्ति की दयालुता झलक रही थी। सोफिया बेनेट, क्या आपने पहले नहीं बताया कि आपके अस्पताल में एडम विलो नाम का एक युवा डॉक्टर है जो मेरे पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहता है? जब ये सब निपट जाए तो वह आकर मेरे पीएचडी के लिए आवेदन करें। उसके गुरु के शब्दों ने डॉक्टर बेनेट के डगमगाते दिल को दृढ़ कर दिया। डॉक्टर बेनेट ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो शिक्षक, मैं इस मामले को निश्चित रूप से उचित तरीके से संभालूंगा। काम के बाद एमिली पाकर अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह सामान्य स्थान पर पहुंची, एमिली पाकर ने एक परिचित काले रंग की बेंटले कार देखी। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई परिचित व्यक्ति नजर नहीं आया। तभी वह जल्दी से कार में बैठ गई। कार्लोस कार में बैठा था। यह आप क्यों हैं? ओलिवर रॉस आज व्यस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कार्लोस एमिली पाकर को यह नहीं बताएगा कि उसने ओलिवर रॉस को जानबूझकर ओवरटाइम काम करने के लिए कहा था। रॉस रात 10 बजे से पहले काम से छुट्टी नहीं लेगा। कल रात क्लाउड लेक विला में श्रीमती कार्टर एमिली पाकर को व्यंजन परोसता रहा। श्रीमती पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कार्टर ने कार्लोस को भी फटकार लगाते हुए कहा कि कार्लोस को यह समझ नहीं है कि एक महिला के लिए गर्भवती होना कितना कठिन होता है। नहीं, वह इस बात के प्रति विचारशील है। उन्होंने कहा कि एमिली पाकर पिछली बार की तुलना में अधिक पतली लग रही थी। उन्होंने कार्लोस से आग्रह किया कि जब भी वह खाली हो तो एमिली पाकर के साथ समय बिताए, कुछ अच्छा खाना खाए और उसका उत्साह बढ़ाए। कार्लोस ने अपने बगल में खड़ी एमिली पाकर की ओर देखा। वास्तव में उसका वजन कम हो गया था। पिछली बार जब वे ब्लाइंड डेट पर मिले थे, उसकी तुलना में उसका अंडाकार चेहरा वास्तव में अधिक पतला हो गया था, लेकिन इससे वह बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखें बड़ी, नाक अधिक उभरी हुई और चेहरे के नैन नक्श अधिक सुंदर लग रहे थे। आज रात आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। कार्लोस ने फिर से एमिली पाकर की कमर की ओर देखा। इस महिला ने अपनी गर्भावस्था को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया। उसकी कमर कार्लोस की परिचित महिला हस्तियों की तुलना में भी अधिक पतली थी। आज दोपहर को श्रीमती के कारण कार्टर के मामले में एमिली पाकर व्यस्त थी और उसने अपने दोपहर के भोजन के कुछ ही निवाले खाए, जिनमें से अधिकांश ओल्ड मास्टर ने खा लिए। इस समय उसे सचमुच थोड़ी भूख लगी थी। वह घर पर खाना नहीं बनाना चाहती थी। थोड़ा सोचने के बाद, कुछ ठीक तो है, जो भी आप चाहते हैं, कार्टर कबीले ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। किसी भी तरह से कार्लोस राजधानी के किसी उच्च श्रेणी के रेस्तरां का सदस्य था। चलो यूनिवर्सिटी टाउन चलते हैं। मुझे पता है कि वहाँ फूड स्ट्रीट पर कुछ फ्लाई रेस्तरां हैं जो विशेष रूप से स्वादिष्ट हैं। ये कहते हुए एमिली पाकर ने अपने होंठ चाटे। उसका छोटा सा चेहरा उत्सुकता से भर गया। गर्भवती होने के बाद से एमिली पाकर खूब सो रही हैं और उनकी भूख भी पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। हाल ही में अक्सर घर पर खाना खाने के कारण उन्हें बाहर के भारी तेल और मसालेदार स्वाद की याद आ रही थी। फ्लाई रेस्तरां नाम सुनकर कार्लोस को लगा कि यह बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन एमिली पाकर की चमकती आंखों को देखकर वह खुद को नहीं शब्द कहने के लिए मजबूर नहीं कर सका। चलो ड्राइव पर चलें। बिना किसी देरी के कार्लोस ने ड्राइवर को उन्हें यूनिवर्सिटी टाउन ले जाने को कहा। राजधानी के विश्वविद्यालय शहर में 1 दर्जन प्रथम श्रेणी के उच्च शिक्षा संस्थान हैं। कैपिटल यूनिवर्सिटी और कैपिटल मेडिकल कॉलेज जैसे प्रसिद्ध संस्थान यहां स्थित थे। रात्रि भोजन के समय यूनिवर्सिटी टाउन की फूड स्ट्रीट पर काफी चहल पहल थी। ये स्थान भोजन की तलाश में आए विश्वविद्यालय के छात्रों से भरा हुआ था। कई जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और अंतरंग भाव भंगिमाएं प्रदर्शित कर रहे थे। उनके चेहरों पर युवा भाव झलक रहे थे। हवा में विभिन्न प्रकार के ताकोयाकी की खुशबू और भुने हुए मांस और तली हुई सीखों की सुगंध फैली हुई थी। कार्लोस ने ड्राइवर को उचित स्थान पर पार्क करने के लिए कहा और एमिली पाकर को फूड स्ट्रीट की ओर ले गया। शुरुआत में कार्लोस अपने हाथ जेब में डाले एमिली पाकर से कुछ कदम आगे चला। ये देखते हुए कि एमिली पाकर पीछे रह गई है, वह उसकी गति धीमी करके उसके बगल में चलने लगा।
कार्लोस अपने कस्टम सूट में लंबे और सुंदर थे और उनके बगल में खड़ी एमिली पाकर, जो सुंदर और चमकदार थी, ने कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जब वे साथ साथ चल रहे थे। ये देखकर एमिली पाकर ने एक तैयार डिस्पोजेबल मास्क निकाला और कार्लोस को दे दिया। कार्लोस ने अनिच्छा से इसे पहन लिया। उसने अपना सूट जैकेट उतार दिया और उसे अपनी बांह पर पहन लिया। एक बार जब दोनों ने मास्क पहन लिया तो उन्होंने वास्तव में कम ध्यान आकर्षित किया। आपने कॉलेज के लिए विदेश में पढ़ाई की थी, है ना? एमिली पाकर का मूड काफी अच्छा था जब वह दोबारा परिसर में आए और उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी हुई थीं। मुझे मिडिल स्कूल के बाद से ही विदेश में अध्ययन के लिए भेज दिया गया था और मैं स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने तक वहीं रहा। कार्लोस ने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में एक अलग ही लहजे में बताया, मानो वह किसी और के अनुभव के बारे में बात कर रहे हों। 50 अध्याय 50 उसने उसे पीछे छोड़ दिया 50 अध्याय 50 उसने उसे पीछे छोड़ दिया। कार्लोस जब प्राथमिक विद्यालय में था तो अक्सर झगड़ों में पड़ जाता था और उसके पिता इवान पामर उसके साथ बहुत सख्त थे। उन्होंने उसे सैन्य प्रबंधन शैली के लिए कम उम्र में ही विदेश में लड़कों के स्कूल में भेज दिया। विदेश में अपने पहले 6 महीनों के दौरान कार्लोस को स्थानीय छात्रों द्वारा लगभग हर दिन परेशान किया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वह एक विदेशी था। उन पुरानी यादों को याद करते हुए कार्लोस की भौहों पर उदासी छा गई। एमिली पाकर ने चुपके से कार्लोस की ओर देखा। मास्क पहने होने के बावजूद उस आदमी की नाक उभरी हुई थी और उसका चेहरा अत्यधिक सुंदर लग रहा था। तो उसे उसके परिवार द्वारा मिडिल स्कूल में ही विदेश भेज दिया गया था। ये बात मेरे लिए भी कुछ ऐसी ही है। एमिली पाकर को यह याद आए बिना नहीं रहा जा सकता कि जब वह मिडिल स्कूल में थी तो उसने अपने प्रियजनों को कैसे खो दिया था और उसे अपरिचित राजधानी में भेज दिया गया था। जब एमिली पाकर विचारों में खोई हुई थी तभी लोगों का एक समूह वहां आया, जिसमें कॉलेज के युवा लड़के बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। भीड़ बहुत अधिक होने के कारण एमिली पाकर एक स्टॉल के किनारे पर दब गई और कार्लोस ने तुरंत उसे खींच लिया और अपने पीछे उसकी रक्षा की। क्या अंधा? कार्लोस ने कॉलेज के कुछ लड़कों को गुस्से से घूरा। इस समय कार्लोस वह सुंदर युवा स्वामी नहीं था जैसा वह दिन में था। इसके बजाय वह एक भयावह आभा प्रदर्शित कर रहा था, जैसे एक भेड़िया राजा अपने बच्चे की रक्षा कर रहा हो। कार्लोस की डरावनी निगाहों से कुछ लोग डर गए और तुरंत दूरी बनाते हुए माफी मांगी। कुछ ही दूरी पर कई कॉलेज की लड़कियों ने यह दृश्य देखा। वाह, बहुत बढ़िया, उस आदमी की बॉयफ्रेंड पावर तो बहुत ज्यादा है। वह लड़की बहुत भाग्यशाली है, वे दोनों मास्क पहनती हैं। वह आदमी मुखौटे के साथ भी इतना सुंदर है, क्या वह कोई सेलिब्रिटी हो सकता है? ये सचमुच संभव है। मैंने सुना है कि हमारे यूनिवर्सिटी टाउन में अक्सर फिल्म क्रू लोकेशन के लिए आते हैं। हो सकता है कि वे कोई सेलिब्रिटी जोड़ी हों। रेनी, उस लड़के का फिगर सचमुच तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलता जुलता है। रेनी वाइट और उसके कई रूममेट्स डिनर के लिए फूड स्ट्रीट पर आए थे और पास में ही उनकी बातचीत सुनी गई। रेनी वाइट देख नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल अपने रूममेट्स की बातें सुन सकती थी। ये सिर्फ एक समानता होगी। भाई कार्टर हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं, उन्हें अभी भी ओवरटाइम काम करना चाहिए। इसके अलावा भाई कार्टर को स्ट्रीट फूड पसंद नहीं है। रेनी वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाल ही में जब उन्होंने भाई कार्टर से संपर्क किया तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि वे व्यस्त हैं। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार कुछ समय पहले ही भाई कार्टर ने उसे बहुत सारे सुंदर कपड़े खरीदने में मदद की थी। भाई कार्टर के बारे में सोचकर रेनी वाइट का दिल खुश हो गया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके पीछे ही भीड़ में कुछ फैशनेबल कपड़े पहने छात्राएं रेनी वाइट को बुरी नजर से घूर रही थीं। एमिली पाकर कार्लोस की बाहों में छिपी हुई थी, उसके मिंट आफ्टर शेव की हल्की खुशबू को सूंघ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसने अपने अंदर एक खरगोश छुपा रखा हो। उसने फुसफुसा कर धन्यवाद कहा और कार्लोस की बांह से छूटने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ खींच लिया गया। कार्लोस का हाथ बड़ा और गर्म था, उसने उसका छोटा सा मुलायम हाथ पकड़ रखा था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मेरे पीछे आओ। आप क्या खाना चाहते हो? मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। कार्लोस की आवाज उसके सिर के ऊपर से आई। एमिली पाकर स्तब्ध रह गई और एक क्षण के लिए अपना हाथ हटाना भूल गई। कार्लोस उसे अपने साथ ले गया और छोटे छोटे भोजनालयों की तलाश में फूड स्ट्रीट पर घूमने लगा। वे कॉलेज के छात्रों के बीच घूमते थे और डेट पर जाने वाले कॉलेज के जोड़ों से कुछ अलग नहीं दिखते थे। एक तिथि जब यह विचार एमिली पाकर के मन में आया तो वह चौंक गई। क्या वह कार्लोस के साथ डेट पर थी? क्यों न इस फूड स्ट्रीट को खरीद लिया जाए? अगली बार जब एमिली पाकर खाना खाने आना चाहें तो हम इसे साफ कर देंगे। कार्लोस ने मन ही मन सोचा। एमिली पाकर की सतर्कतापूर्वक सुरक्षा करते हुए उसे उसके आसपास के लोगों से अलग कर दिया। एमिली पाकर ने चुपके से कार्लोस की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसके हाथ को पकड़े हुए थी, उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। उसने पहले भी एडम विलो का हाथ पकड़ा था, वह भी केवल एक बार सड़क पार करते समय। एडम को लगा कि वह बहुत धीरे चल रही है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हालांकि एडम विलो का हाथ, जिसमें अक्सर शल्य चिकित्सा उपकरण रखे होते थे, कार्लोस के गर्म हाथ के विपरीत छूने पर ठंडा था। दोनों पैदल ही उस भोजनालय तक गए जहां एमिली पाकर अक्सर जाती थी। ये जगह है, आइए। अचार वाली गोभी मछली और मसालेदार बत्तख का खून और गोमांस का स्टू लें। उनके मसालेदार स्टू में सुअर की आंतें और बत्तख का खून विशेष रूप से स्वादिष्ट होता है। एमिली पाकर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जब एडम विलो कैपिटल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब वह अक्सर उनके साथ खाना खाने आती थी, इसलिए वे इस भोजनालय से बहुत परिचित थे। कार्लोस की भौहें स्पष्ट रूप से सिकुड़ी हुई थीं। वह विदेश में पले बड़े थे और उन्हें कभी भी ऑफल का शौक नहीं रहा। उसके कदम अकड़ रहे थे, लेकिन उसने एमिली पाकर को उसे छोटे से रेस्तरां में खींच कर ले जाने दिया। जैसे ही एमिली पाकर बैठी और उन्होंने अपना फेस मास्क उतारा, चाय की चुस्कियां लीं। मालिक ने उसे पहचान लिया। क्या यह मिस पाकर नहीं है? मुझे आपसे और डॉक्टर विलो से मिले हुए बहुत समय हो गया है। क्या आप फिर से मसालेदार स्टू और अचार वाली गोभी मछली के लिए यहाँ आए हैं? पहले जैसा ही, न लहसुन न धनिया। कार्लोस अपना मुखौटा उतारते समय रुक गया।
एडम विलो फिर से। उसके सामने बैठी एमिली पाकर ने हल्की सी दोषी मुस्कान दी और ऐसा दिखावा किया कि उसने सामने वाले व्यक्ति की खंजर जैसी निगाह को नहीं देखा जो उसने मालिक पर डाली थी। तभी मालिक को देर से एहसास हुआ कि एमिली पाकर जिस आदमी को लेकर आई थी उसने मास्क पहना हुआ था। यद्यपि वह चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसके सिर के आकार और उपस्थिति से पता चला कि यह मिलनसार डॉक्टर विलो नहीं था। मालिक के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। सौभाग्य से एमिली पाकर ने जल्दी ही मामले को सुलझा लिया। मालिक, कृपया तैयार हो जाइए। उद्धरण चिन्ह। बोलते समय एमिली पाकर ने उत्सुकता से कार्लोस की ओर देखा। क्या आपके आहार पर कोई प्रतिबंध है? क्या आप मसालेदार भोजन सहन कर सकते हैं? बूढ़ा, गुस्सैल स्वभाव वाला कार्लोस अब तक मेज पलटकर बाहर निकल गया होता, लेकिन अपने दादा द्वारा पहले दी गई सलाह को याद करते हुए उन्होंने समझा कि महिलाओं को मनाने की जरूरत होती है। इसके बाद कार्लोस ने ठंडी प्रतिक्रिया दी। मैं इसे खा सकता हूँ, कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में चलो हल्का मसालेदार बत्तख का खून और गोमांस का स्टू बनाते हैं, उसमें अतिरिक्त धनिया और लहसुन मिलाते हैं और साथ ही एक प्लेट गर्म और खट्टे आलू के टुकड़े भी लेते हैं। कार्लोस को याद आया कि मालिक ने कहा था कि एमिली पाकर कभी लहसुन और धनिया नहीं मानती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि गर्भवती होने के बाद उसकी पसंद बदल गई हो? वे कहते हैं कि खट्टा खाने की इच्छा का मतलब है कि आपको लड़का होने वाला है और मसालेदार खाने की इच्छा का मतलब है कि आपको लड़की होने वाली है, लेकिन धनिया और लहसुन खाने की इच्छा का मतलब है कि आपको लड़की होगी या लड़का। कार्लोस कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने उस पर नजर डाली और पाया कि यह रेनी वाइट का फोन था। उसने भौहें चढ़ाई और फोन रख दिया। एमिली पाकर ने उसकी ओर देखा। फोन फिर से बज उठा। कार्लोस हिचकिचाया। रेनी वाइट एक बहुत ही समझदार और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्तित्व था। सामान्यतः यदि उसका कॉल नहीं लगता था तो वह लगातार दूसरी बार फोन नहीं करती थी, बल्कि उसके खाली होने का इंतजार करती थी और फिर वापस कॉल करती थी। आज उसके असामान्य व्यवहार को देखते हुए कुछ तो हुआ ही होगा, बशर्ते कि वह किसी मुसीबत में न हो। क्या कोई जरूरी काम है? एमिली पाकर के बोलने के तुरंत बाद कार्लोस खड़े हुए और कॉल का जवाब दिया। फोन के दूसरी तरफ रेनी वाइट तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। भाई कार्टर, आप कहाँ हैं? आओ मुझे बचाओ। मैं यूनिवर्सिटी टाउन के फूड स्ट्रीट में अपने रूममेट से अलग हो गया। मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह लड़खड़ा गई और आश्चर्य से चिल्ला उठी। फिर रेनी वाइट की आवाज गायब हो गई। कार्लोस का चेहरा अचानक बदल गया और वह एमिली पाकर को पीछे छोड़कर तेजी से बाहर चला गया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।